जैसे मान लिया जाए कि किसी किसान का जमीन NHAI द्वारा जमीन अधिग्रहण में जा रहा है और उसको मुआवजा सही ढंग से नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति सीधे क्या करता है, हाईकोर्ट में रिट फाइल करेगा और हाईकोर्ट ऐसे मामलों में रिट जारी करके NHAI को ये आदेश दे सकता है कि आप इसको उचित मुआवजा देने का काम कीजिए, है ना। तो हाईकोर्ट का जो रिट क्षेत्राधिकार है ये सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक माना जाता है। क्लियर है। तो ऐसी स्थिति में भी उनको पद से क्या किया जाता है, हटाया जाता है। तो न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है उसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के चौथे खंड में दिया गया। तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है किसी मुद्दे पर, परंतु संसद सत्र में नहीं चल रहा है। जब संसद सत्र में आएगी, विधेयक पेश होगा, फिर दोनों सदनों से पास होगा, राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे, तब जाकर वो कानून बनेगा। भाग 18 में हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है और आंतरिक अशांति के आधार पर 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित भी किया था। आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 एग्जामिनेशन में 100% आता ही आता है। आर्टिकल 72 जहां राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान कर, तो आर्टिकल 161 ये राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग? आशा करते हैं सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अच्छे तरीके से आप लोगों की तैयारी भी चल रही होगी। आप सभी लोगों का बहुत डिमांड था कि सर जो भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उसके ऊपर जो पार्ट 2 वाला वीडियो है वो लेकर आइए। बहुत लोगों का मैसेज आ चुका था, कॉल आ चुका था, इसीलिए आज हम आप लोगों के लिए भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद का दूसरा पार्ट ला रहे हैं जो इंपॉर्टेंट पार्टिकल है, क्योंकि ये आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से निश्चित रूप से 4 से 5 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज हम लोग इस इंपॉर्टेंट आर्टिकल के दूसरे पार्ट को समाप्त करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग आर्टिकल 111 तक हम लोग देख चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। आज हम लोग भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 से अपने सेशन को शुरू करेंगे। तो आइए बिना ज्यादा समय गवाते हुए सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं आर्टिकल 112 क्या है। जरा फोकस कीजिएगा यहाँ पे। आर्टिकल 112 भारतीय संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें आपको वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है चर्चा मेरे प्यारे लाल लालियों? तो कहना है कि सर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा देखने को मिलती है। आमतौर पर इस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं? तो कहते हैं इसको बजट शब्द के लोग नाम से भी हम इसको जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? बजट शब्द के नाम से जानते हैं। परंतु हम आपको याद दिला दें कि पूरे भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। आर्टिकल 112 में बजट के स्थान पर वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है। इसमें यह कहा गया है कि भारत सरकार जो वित्तीय वर्ष है, प्रत्येक वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक जो होता है उसमें राष्ट्रपति भारत सरकार की उस वर्ष की अनुमानित प्राप्तियों और अनुमानित व्यय का विवरण संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाने का काम करते हैं, है ना। तो इसको हम लोग वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से जानते हैं, ना कि बजट के नाम से जानते हैं। आर्टिकल 112 के तहत सरकार के खर्च को हम लोग 2 अलग अलग श्रेणियों में दिखाना अनिवार्य होता है। ठीक, एक खर्च ऐसा होता है जो भारत की संचित निधि पर भारित होता है, बात समझ रहे हैं, और इसमें संसद में केवल इस पर चर्चा होता है, किसी भी प्रकार का कोई मतदान नहीं होता है। ध्यान से देखिएगा। देखिए आर्टिकल 112 के तहत 2 प्रकार के खर्चों की चर्चा होती है। एक है संचित निधि पर भारित व्यय, संचित निधि पर भारित व्यय, और एक है संचित निधि से किया गया खर्च, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 112 में देखने को मिलता है। बात समझिएगा यहाँ पे। वैसा खर्च जिस पर संसद में केवल चर्चा हो सकती है लेकिन मतदान नहीं हो सकता है, ठीक ना, ऐसे व्यय को हम लोग क्या कहते हैं कि भारत की संचित निधि पर भारित व्यय है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझें तो भारत के राष्ट्रपति को, भारत के उपराष्ट्रपति को, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, सुप्रीम कोर्ट के जज और जो उसके वेतन और भत्ते दिए जाते हैं, ये जो खर्च है इस खर्च को हम लोग कहते हैं कि संचित निधि पर ये भारित व्यय है, भारित खर्च है। लेकिन भारत सरकार जो होते हैं, भारत सरकार
भारत सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं लाई जाती हैं, जितने भी कार्यक्रम लाए जाते हैं और भारत सरकार के द्वारा जितनी भी कल्याणकारी कार्यों में पैसे खर्च किए जाते हैं, वो सब यहां से निकाला जाता है, संचित निधि से पैसे निकालकर खर्च किए जाते हैं। तो वार्षिक वित्तीय विवरण का सीधा सा अर्थ होता है कि भारत सरकार इसमें क्या करती है, तो आगामी आने वाले वित्तीय वर्ष के लिए आय एवं व्यय का जो है लेखा जोखा प्रस्तुत करती है। इसी को हम लोग आम भाषा में बजट भी कहते हैं। परंतु पूरे भारत के संविधान में कहीं भी बजट शब्द का इस्तेमाल नहीं होता है। यहां तक बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े। आर्टिकल 112 सब लोगों का क्लियर है? अगर आर्टिकल 112 सब लोगों का क्लियर है तो अब हम लोग सीधे चलेंगे आर्टिकल 114 के ऊपर। कहां चलेंगे प्यारे लाल लालियों? तो कहना है कि सर आर्टिकल 114 के ऊपर चलेंगे। ये VVI मार्क कर लीजिए, है ना। कभी भी ये आर्टिकल किसी भी एग्जामिनेशन में हो, चाहे आप किसी भी चीज का एग्जामिनेशन क्यों ना दे रहे हो, आर्टिकल 114 से सवाल बनता ही बनता है। आर्टिकल 114 में क्या है, तो कहना है कि सर इसमें विनियोग विधेयक की चर्चा है। किसकी चर्चा है? तो कहना है कि सर विनियोग विधेयक की चर्चा है। विनियोग विधेयक को हम लोग कभी कभी एप्रोप्रिएशन बिल भी कहते हैं इंग्लिश में इसको। कभी कभी ये एग्जामिनेशन में एप्रोप्रिएशन बिल वाला ही नाम आपसे पूछ देता है। तो आप लोगों को इतना बात याद रखना है कि एप्रोप्रिएशन बिल यानी विनियोग विधेयक। विनियोग विधेयक कहने का सीधा सा अर्थ है, आप सबको पता है कि संचित निधि जो होता है, इस संचित निधि में क्या होता है, इसका मालिक कौन होता है, तो भारत की संसद होती है। और संचित निधि से एक भी रुपया अगर खर्च करने के लिए निकालना है, 1 रुपया भी निकालना है, तो इसके लिए संसद से परमिशन चाहिए। इसके लिए क्या चाहिए, तो संसद से परमिशन लेना होगा। बिना संसद की अनुमति के संचित निधि से 1 भी रुपया निकालकर हम खर्च नहीं कर सकते हैं। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत है? बात समझ में आया कि नहीं? अब ध्यान दीजिएगा, जब सरकार बजट पास करती है और सरकार पैसे का डिमांड करता है, अलग अलग मंत्रालय पैसे का डिमांड करता है कि हमको 50,000 करोड़ दीजिए, हमको 40,000 करोड़ दीजिए, है ना। तो ये जो सारे पैसे उनको प्राप्त होते हैं, ये कहां से होते हैं? ये भारत की संचित निधि से ही तो उनको प्राप्त होते हैं पैसे। अब भारत की संचित निधि से पैसा तभी निकलेगा जब सरकार विनियोग विधेयक को क्या करेगा, पारित करेगा। और आर्टिकल 114 में इसी विनियोग विधेयक की चर्चा की गई है। बात समझ में आ रहा है? तो विनियोग विधेयक क्या है? ऐसा विधेयक जो संचित निधि से धन निकालने के लिए संसद से अनुमति प्रदान करने वाला विधेयक होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? विनियोग विधेयक कहते हैं। और विनियोग विधेयक एक कैसा विधेयक है? तो कहना है कि सर यह एक धन विधेयक होता है। यह कैसा विधेयक होता है? धन विधेयक होता है। और यदि विनियोग विधेयक को पारित करवाने में सरकार विफल हो जाती है तो पूरे के पूरे मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है? तो कहना है कि सर त्याग पत्र देना पड़ता है। यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं हो सका, याद लिख लीजिए, यदि विनियोग विधेयक पारित नहीं हो सका तो पूरा मंत्रिमंडल क्या होगा? पूरा मंत्रिमंडल को त्याग पत्र देना पड़ेगा। क्यों त्याग पत्र देना पड़ेगा मंत्रिमंडल को? इसका मतलब साफ साफ है कि यदि सरकार विनियोग विधेयक पारित करवाने में विफल हो जाती है, इसका मतलब सरकार जो है वो अल्पमत की स्थिति में है। और आप सबको पता है कि यदि आप लोकसभा में अल्पमत की स्थिति में आ गए हैं, आप अपना बहुमत खो चुके हैं, ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है? तो लोकसभा को भंग कर सकता है। ठीक ना? कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक मामला पूरा क्लियर है। आगे चलते हैं अब हम लोग आर्टिकल 116 के ऊपर। ध्यान दीजिएगा, ये आर्टिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस पर भी VVI मार्क कर लीजिए, यहां से भी क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना रहती है। ठीक ना? आर्टिकल 116 क्या है, जरा इसको ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 116 को हम लोग कहते हैं लेखा अनुदान। क्या कहते हैं बाबू? तो कहना है कि सर लेखा अनुदान कहते हैं। इसका इंग्लिश नाम भी याद रख लीजिए, क्योंकि इसका इंग्लिश नाम भी पूछा जाता है। इंग्लिश नाम है इसका वोट ऑन अकाउंट। वोट ऑन अकाउंट याद रखिएगा, वोट ऑन अकाउंट यानी लेखा अनुदान।
आपके मन में प्रश्न आएगा कि सर ये लेखा अनुदान क्या होता है, जरा फिर से समझे, जरा समझाने का काम कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, आप सबको पता है कि भारत का जो वित्तीय वर्ष है कब से कब तक होता है। भारत सरकार का जो वित्तीय वर्ष है, ये वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो कहना है कि सर 1 अप्रैल से 31 मार्च भारत सरकार का वित्तीय वर्ष होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, बजट में जो सरकार को पैसा खर्च करने के लिए राशि दिया जाता है, वो राशि 31 मार्च तक का ही दिया जाता है। जैसे ही 31 मार्च होता है, भारत सरकार को जो पैसे दिए जाते हैं खर्च करने के लिए, वो समाप्त हो जाते हैं। परंतु आप सबको पता है कि हमारा जो बजट होता है, ये बजट कब पारित होता है। तो कहना है कि ये बजट पारित होने में मई महीना निकल जाता है। मई महीने में जाकर बजट पारित होता है, और जब तक बजट पारित नहीं होता है तब तक सरकार के पास अपने प्रशासनिक तंत्र को चलाने के लिए, सरकार को चलाने के लिए पैसे चाहिए ना जी। बताइए, 31 मार्च से लेकर लगभग ये 20 मई के आसपास तक का जो पैसा है, जो खर्च चलाने के लिए पैसा चाहिए, इसके लिए पैसा कहां से आएगा। तो ये पैसा जो है यही दिलवाता है कौन, लेखा अनुदान के माध्यम से, ठीक ना। तो ये बीच का जो 2 महीना का समय आप देख रहे हैं, ये 2 महीने के समय के लिए सरकार चलाने के लिए सरकार को पैसे की जरूरत पड़ती है। तो ये पैसा कहां से आता है, तो ये लेखा अनुदान के माध्यम से ही आता है। बात समझ में आ रहा है। यानी लेखा अनुदान यह संसद द्वारा सरकार को दिए जाने वाला एक तरह का एडवांस पेमेंट है। यानी नया वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से शुरू होगा और जो बजट होगा वो मई महीने तक में पास होता है। तो 1 अप्रैल से बजट पास होने तक सरकार अपने कर्मचारियों के वेतन, प्रशासनिक बाकी जो खर्च हैं, उसको कैसे चलाएगी। इसीलिए एक अनुच्छेद 116 के तहत संचित निधि से अग्रिम धनराशि निकालने की जो इजाजत दी जाती है, उसी को हम लोग लेखा अनुदान कहते हैं। और लेखा अनुदान याद रखिएगा, जो लेखा अनुदान होता है ये कुल बजट का कितना होता है। तो कहना है कि सर 1/6 भाग होता है। कितना होगा, 1/6 भाग होता है। जो टोटल बजट होता है ये लगभग 12 महीने का होता है, और ये लेखा अनुदान लगभग 2 महीने का होता है। इसीलिए 12 को जब हम भाग कर देंगे 1/2 से, तो यह 1/6वां भाग निकल कर आता है। बात समझ में आ रहा है। यहां तक बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर हो गया लेखानुदान क्या है। अब जरा ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 117 को। आर्टिकल 117 आप सबको पता है कि आर्टिकल 117 कितना इंपॉर्टेंट है, और यहां से प्रश्न भर भर के पूछा जाता है। तो आर्टिकल 117 पे भी VVI कर लीजिए बाबू, यहां से भी प्रश्न 100% बनने की संभावना होती है। देखिए, आर्टिकल 117 में चर्चा है किसकी, तो कहना है कि सर वित्त विधेयक की चर्चा है। धन विधेयक हम आपको पढ़ाए ना आर्टिकल 110 में, यहां पर है वित्त विधेयक की चर्चा है, और इसकी चर्चा आर्टिकल 117 में की गई है। बात समझ में आ रहा है ना। जो वित्त विधेयक है, जो फाइनेंस बिल है, याद रखिएगा ये फाइनेंस बिल केवल और केवल कहां लाया जाता है, तो कहना है कि सर यह केवल और केवल लोकसभा में लाया जाता है ना। ये कहां पेश किया जाता है, केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और इसे पेश करने के लिए, जैसे धन विधेयक को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की जरूरत होती थी कि नहीं। धन विधेयक में पढ़ाए थे ना आर्टिकल 110 में कि जो धन विधेयक होता है उसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन याद रखिएगा, इसमें भी आर्टिकल 117 में भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसको पेश करने के लिए आवश्यक होती है। लेकिन यहां ध्यान देना है, यह केवल और केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें क्या होती है, तो आवश्यक होती है। राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति आवश्यक होती है। लेकिन एक बार जब इसको पेश कर दिया जाता है, तो याद रखिए एक बार पेश कर देने के बाद यह एक सामान्य विधेयक की भांति काम करने लगता है। कैसे काम करने लगता है, सामान्य विधेयक की भांति काम करने लगता है। धन विधेयक के संदर्भ में हम आपको बताए थे कि जो धन विधेयक होता है मेरे प्यारे लाल और लालियों, उसमें उसके संदर्भ में राज्यसभा की जो शक्ति होती है वो बहुत ही कम होती है।
है ना। राज्यसभा की शक्ति बहुत ही कम होती है और धन विधेयक में राज्यसभा किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकती है। बात समझ में आ रही है। और धन विधेयक को राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों के लिए ही रोक कर रख सकती है और किसी भी स्थिति में यदि धन विधेयक पर राज्यसभा और लोकसभा में गतिरोध की स्थिति बनती है तो उसके लिए संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। परंतु वित्त विधेयक के संदर्भ में स्थिति थोड़ी सी बदल जाती है। जब वित्त विधेयक पेश किया जाता है, ठीक ना, लोकसभा में, तो यह उसके बाद यह एक सामान्य विधेयक की भांति व्यवहार करने लगता है, यानी राज्यसभा इस विधेयक में संशोधन भी कर सकती है और राज्यसभा की अनुमति के बिना यह विधेयक, यदि राज्यसभा इस विधेयक को पास नहीं करता है, ठीक ना, या 6 महीने तक इस विधेयक को लंबित रहने देता है, तो ऐसी स्थिति में गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। और जब वित्त विधेयक को लेकर गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा, आप सबको पता है। परंतु धन विधेयक पर किसी भी स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाने की किसी भी प्रकार की कोई चर्चा नहीं है। यहां तक बोलिए बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक, तो वित्त विधेयक जो हो गया, वित्त विधेयक को भी केवल और केवल कहां पेश किया जाएगा? लोकसभा में। और इसके लिए भी राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति क्या होती है? आवश्यक होती है। एक बार जब यह विधेयक पेश हो जाता है तो यह एक सामान्य विधेयक की भांति यह व्यवहार करने लगता है और सामान्य विधेयक जब हो गया तो लोकसभा और राज्यसभा की शक्ति यहां पर बराबर हो जाती है और वित्त विधेयक में राज्यसभा संशोधन भी कर सकती है, लोकसभा के संशोधन को खारिज भी कर सकती है। और यहां पर क्या हो सकता है कि 6 महीने से अधिक समय के लिए यदि इसको विधेयक को लंबित करके रखता है राज्यसभा, तो ऐसा माना जाता है कि दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और जब गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाती है दोनों सदनों के बीच में, तो आपको आर्टिकल 108 के तहत बताए हुए हैं, है ना, आर्टिकल 108 के तहत हम आपको बताए हैं कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, तो संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित करवाने का काम करते हैं ताकि गतिरोध को दूर किया जा सके। परंतु धन विधेयक के संदर्भ में हम बताए कि किसी भी स्थिति में धन विधेयक के संदर्भ में गतिरोध की स्थिति अगर उत्पन्न हो भी जाती है तो वहां पर संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। धन विधेयक को वहां राज्यसभा अधिकतम 14 दिनों तक ही रोक कर रख सकती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला है हमारा आर्टिकल 123। ध्यान से देखिएगा इस आर्टिकल को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना जी। हम वही आर्टिकल आप लोगों को करवा रहे हैं जो आर्टिकल सीधे आपके एग्जामिनेशन में 100% आने की संभावना है, 100% आने की संभावना है। यहां से प्रश्न पूछे ही पूछे जाएंगे। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 123 कहता है, क्या कहता है कि संसद के विश्रांति काल में, संसद के विश्रांति काल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति है ना। अध्यादेश का मतलब सीधा सा हो गया कि मान लिया जाए, आप सबको पता है हमारे देश में कानून बनाने के लिए क्या चाहिए, तो कोई विधेयक को लोकसभा से पास होना चाहिए, राज्यसभा से पास होना चाहिए और राष्ट्रपति उस पर अपनी अनुमति दे दे, तब जाकर वो विधेयक क्या होता है? कानून बन जाता है। परंतु मान लिया जाए कि देश में ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो गई है कि शीघ्र कानून बनाने की आवश्यकता है, तत्काल कानून बनाने की आवश्यकता है किसी मुद्दे पर, परंतु संसद सत्र में नहीं चल रहा है। जब संसद सत्र में आएगी, विधेयक पेश होगा, फिर दोनों सदनों से पास होगा, राष्ट्रपति उस पर अनुमति देंगे, तब जाकर वो कानून बनेगा। तो इसमें एक बहुत लंबा चौड़ा समय लग जाएगा। तो इसी स्थिति से निपटने के लिए कि यदि देश के सामने कोई ऐसी आवश्यक स्थिति उत्पन्न हो जाए, कोई तत्काल आवश्यकता ऐसी उत्पन्न हो जाए कि हमको कोई कानून बनाना है, तो राष्ट्रपति ऐसे कानून को क्या कर सकता है? अध्यादेश के माध्यम से लागू करने का काम कर सकता है। तो आर्टिकल 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। परंतु याद रखिएगा, अध्यादेश जो होता है इसका जो प्रभाव होता है सदन के सत्र में आने पर, सदन यदि सत्र में आ गया तो 6 सप्ताह तक ही ये प्रभावी रहता है। यदि 6 सप्ताह तक संसद ने इसको सदन से पास नहीं किया तो ऐसी स्थिति में ये अध्यादेश स्वतः समाप्त हो जाएगा। और याद रखिएगा, एक अध्यादेश का अधिकतम जो वैधता होता है वो 6 महीने होता है।
है ना, क्योंकि संसद के दो सदनों के बीच में अधिकतम से अधिकतम कितने दिनों का गैप हो सकता है, तो कहना है कि सर 6 महीने का गैप हो सकता है। बात क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? आगे बढ़िए। अब आइए आर्टिकल 124। आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 यह कहता है कि भारत का एक सर्वोच्च न्यायालय होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, है ना। भारत का क्या होगा? तो एक सुप्रीम कोर्ट होगा, जो क्या होगा? भारत के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस अन्य न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा। ये कौन कहता है? तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 का पहला खंड कहता है। और वर्तमान में आप सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? सीजेआई के साथ 37, यानी टोटल 38, है ना। टोटल कितना हो गया है गुरु? तो कहना है 38 हो गया है। बोलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? आगे देखिए, आर्टिकल 124 का चौथा खंड क्या कहता है? आर्टिकल 124 का चौथा खंड कहता है, क्या कहता है कि किसी न्यायाधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया का इसमें वर्णन किया गया है। यानी न्यायाधीशों के ऊपर, न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। पद से हटाने की प्रक्रिया का वर्णन दिया गया है। हमारे भारत के संविधान में न्यायाधीशों को 2 आधार पर पद से हटाया जाता है। कितने आधार पर? तो कहना है कि सर 2 आधार पर हम न्यायाधीशों को पद से हटाते हैं। कब कब? सबसे पहला है कि सिद्ध कदाचार। सिद्ध कदाचार, कि जब कोई न्यायाधीश क्या करे? घूस लेते हुए पकड़ा जाए, भ्रष्टाचार करते हुए पकड़ा जाए, पद के दुरुपयोग करते हुए पकड़ा जाए, या फिर आचरण के उल्लंघन का आरोप उनके ऊपर साबित हो जाए, तो ऐसी स्थिति में उनके खिलाफ क्या होता है? महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है, संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है, जिसके माध्यम से उनको पद से हटाया जाता है। और दूसरा है असमर्थता। असमर्थता, आप सबको पता है कि भारत में जो न्यायाधीश होते हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, उनकी सेवानिवृत्ति की उम्र कितनी होती है? तो 65 वर्षों की होती है। और 65 वर्ष में कोई न्यायाधीश ऐसा हो सकता है कि बूढ़े पड़ जाए, शारीरिक या मानसिक रूप से वो अपना कार्य करने में असमर्थ हो जाए, तो ऐसी स्थिति में भी उनको पद से क्या किया जाता है? हटाया जाता है। तो न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, उसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 के चौथे खंड में दिया गया है। मामला बोलिए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़े, चलिए। अगला है हमारा आर्टिकल 129, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, है ना। वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल, लिख के ले लो गुरु, ये पूछा जाएगा आपके एग्जामिनेशन में। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय को क्या घोषित करता है? तो अभिलेख न्यायालय घोषित करता है। क्या घोषित करता है मेरे प्यारे साथियों? तो कहना है कि यह सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में घोषित करता है ना। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के रूप में घोषित करता है, अभिलेख न्यायालय के रूप में घोषित करता है। आप कहिएगा सर अभिलेख न्यायालय क्या होता है, जरा ये बताइए, हमको पता नहीं है। तो देखिए, अभिलेख न्यायालय का सीधा सा मतलब है कि जिस न्यायालय के दिए गए सभी निर्णय, फैसले और आदेश को लिखित रूप में सुरक्षित रखे जाते हैं। बात समझ आ रहा है ना? सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय हैं, जो आदेश हैं, उसको क्या किया जाता है? तो लिखित रूप में सुरक्षित रखा जाता है। लिखित रूप में सुरक्षित रखा जाता है। क्यों सुरक्षित रखा जाता है? तो कहिएगा सर कि जो इनके जो नीचे का जो न्यायालय है, इसके जो नीचे का न्यायालय है, इनके निर्णयों को प्रेसिडेंट के रूप में क्या कर सके? प्रयोग कर सके। इनको नजीर के रूप में पेश किया जाता है कि यदि किसी मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने यदि कोई निर्णय दिया है, तो ठीक उसी मामलों में जो निचली अदालत होगी, वो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का ही पालन करती है ना। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, इनके जो आदेश होते हैं, उनको लिखित रूप से सुरक्षित रखा जाता है, ताकि ये नजीर के रूप में कार्य कर सके अधीनस्थ न्यायालयों के लिए। बात समझ में आ रहा? और दूसरा मतलब होता है अभिलेख न्यायालय का कि यदि आप न्यायालय की अवमानना कीजिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक ना, यदि आप न्यायालय की अवमानना कीजिएगा,
अवमानना कीजिएगा तो ऐसी स्थिति में न्यायालय अपनी अवमानना के लिए आपको दंडित करने की शक्ति रखती है, दंडित करने की शक्ति रखती है ना, दंडित करने की शक्ति रखती है। और अवमानना दो तरह के होते हैं, एक होता है सिविल अवमानना और दूसरा होता है आपराधिक अवमानना। भारतीय न्यायिक अवमानना अधिनियम 1971 के तहत जो है दो प्रकार के अवमानना का उल्लेख किया गया है, एक दीवानी अवमानना और एक होता है आपराधिक अवमानना। बात समझ में आ गया। और इसके तहत यदि आप न्यायालय का अवमानना कीजिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कीजिएगा, तो आपके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है, साधारण कारावास लगाया जा सकता है, ऐसी सजा आपको सुनाई जा सकती है। क्लियर है। अभिलेख न्यायालय बात एकदम स्पष्ट हो गया। अभिलेख न्यायालय का मतलब हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और आदेशों को लिखित रूप में सुरक्षित रखना, और दूसरा मतलब होता है कि न्यायालय को अपनी अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति देना। यही है अभिलेख न्यायालय का सीधा सा मतलब। बात समझ में आ रहा है। ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि आप लोग न्यायालय की छवि को खराब नहीं कर सके। देश में एक ही संस्था तो ऐसी बची है जिस पर लोगों को भरोसा है ना। इसीलिए यदि आप न्यायालय की छवि को खराब करने की कोशिश कीजिएगा तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा। चलिए अगला आइए, अगला देखते हैं आर्टिकल 131। आर्टिकल 131 जो है ये सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के बारे में बात करता है। ये सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता क्षेत्र के बारे में बात करता है, मूल अधिकारिता क्षेत्र ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। और सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकारिता क्षेत्र क्या है? तो कहना है कि केंद्र और राज्य के जो विवाद हैं, केंद्र एवं राज्य के जो बीच का विवाद है, राज्य के बीच का विवाद उसको सुनना है, राज्य के बीच के विवाद को सुनना और उस पर निर्णय देना। आप सबको पता है कि भारत का जो देश है, भारत जो है, भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है, भारत की जो शासन प्रणाली है वो संघात्मक शासन प्रणाली है। और संघात्मक शासन प्रणाली में संविधान सर्वोच्च होता है और संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार होता है वो किसके पास होता है? तो कहना है कि सर सर्वोच्च न्यायालय के पास होता है। और यदि केंद्र और राज्य के मध्य किसी भी प्रकार का कोई विवाद होगा तो इस विवाद को सुनने का केवल और केवल अधिकार किसके पास है? तो सर्वोच्च न्यायालय के पास है। और भारतीय संविधान का आर्टिकल 131 यही बात कहता है कि केंद्र और राज्य के मध्य यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकारिता क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्लियर है। अगला देखिए, यहीं पे समझ लीजिए, एक है बाबू आर्टिकल 133 और एक है आर्टिकल 134। ठीक, अब यहां ध्यान दीजिए, दीवानी मामलों में, दीवानी मामलों में अपील, दीवानी मामलों में अपील, और यहां है कि आपराधिक मामलों में अपील, आपराधिक मामलों में अपील करने का अधिकार। यदि आप किसी निचले कोर्ट के, हाई कोर्ट के किसी निर्णय से, यदि दीवानी मामला हाई कोर्ट के निर्णय से आप क्या है, खुश नहीं हैं, तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं दीवानी मामलों में आर्टिकल 133 के तहत। और यदि किसी व्यक्ति को आपराधिक मामलों में मृत्यु दंड दे दिया गया है या आजीवन कारावास दे दिया गया है तो आपराधिक मामलों को लेकर अपील करने का अधिकार जो है आपका वो आर्टिकल 134 के तहत। क्लियर है मामला। आगे बढ़िए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 137। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बाबू, VVI कर लीजिए। आर्टिकल 137 का सीधा सा मतलब है न्यायिक पुनराविलोकन, है ना, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन। ठीक ना, न्यायिक पुनराविलोकन, न्यायिक पुनराविलोकन, इसको इंग्लिश में हम लोग जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय क्या करती है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा ही दिए गए फैसलों का क्या करती है, उस पर फिर से विचार करती है, पुनः उस पर विचार जब करती है तो इसी को हम लोग कहते हैं न्यायिक पुनराविलोकन। यानी सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय को, अपने ही निर्णय को पुनर्विचार करती है, पुनर्विचार करती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यायिक पुनराविलोकन कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू करते हैं। आप कई बार दे चुके हैं कि सर्वोच्च न्यायालय अपने पीछे के दिए गए निर्णय को ही क्या करती है, फिर से पलट देती है। बात समझ में आ रहा है ना। ताकि यदि न्यायालय के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भूल हो जाए तो उस भूल को सुधार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पुनराविलोकन की शक्ति का प्रयोग करती है ना। याद रहेगा कि नहीं रहेगा, बोलिए। क्लियर है। अगला आइए, अगला आर्टिकल है हमारा
आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 अनुच्छेद 143 ध्यान से देखिएगा, ठीक ना। इसमें राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति दी गई है। परामर्श की शक्ति दी गई है। कहने का सीधा सा मतलब है, यदि राष्ट्रपति महोदय जो हो गए किसी मामले को लेकर उनको सर्वोच्च न्यायालय से कोई राय चाहिए, संवैधानिक मसले को लेकर, लीगल मैटर को लेकर, तो सर्वोच्च न्यायालय क्या करेंगे, राष्ट्रपति को उस पर सलाह देने का काम करेंगे, कंसल्टेंसी देने का काम करेंगे। परंतु याद रखिए, राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति को जो सलाह दिया जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। राष्ट्रपति सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है, सलाह मानने को बाध्य नहीं है। और एक बात याद रखिएगा कि यदि किसी विषय पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से सलाह मांगता है तो ऐसी स्थिति में याद रखिएगा कि सर्वोच्च न्यायालय भी बाध्य नहीं है। किस चीज के लिए? सर्वोच्च न्यायालय भी बाध्य नहीं है कि वो राष्ट्रपति को निर्णय दे ही, है ना, राष्ट्रपति को सलाह दे ही। उनका मन होगा सर्वोच्च न्यायालय का तो सलाह देंगे, नहीं मन होगा तो नहीं देंगे। परंतु यदि संविधान पूर्व विधियों की हम बात करें तो संविधान पूर्व विधियों के विवाद को लेकर यदि राष्ट्रपति के द्वारा कोई सलाह मांगा जाता है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को उस सलाह क्या होगा, तो सर्वोच्च न्यायालय को वो सलाह देना पड़ेगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़िए। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 148। ध्यान से समझिएगा, आर्टिकल 148। आर्टिकल 148 में सीएजी की चर्चा है ना। किसकी चर्चा है? तो कहना है कि सर सीएजी की चर्चा है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की चर्चा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की चर्चा है ना। किसकी चर्चा है? सीएजी की चर्चा है। और आप सबको पता है कि सीएजी कौन होता है, तो यह जनता के पैसे का क्या होता है? वॉचडॉग होता है ना। जनता के पैसे का संरक्षक कहा जाता है, इसको पैसे का संरक्षक कहा जाता है। सीएजी को वॉचडॉग के रूप में भी कहा जाता है कि यह एक वॉचडॉग है ना, वॉचडॉग है। ध्यान से याद रखिएगा। और सीएजी क्या करती है? तो इसका मुख्य काम है कि सरकार जनता के पैसे को सही जगह, सही नियम के अनुसार और सही तरीके से खर्च कर रही है कि नहीं कर रही है, इस बात की जांच करने का अधिकार किसके पास होता है? सीएजी के पास होता है। और सीएजी अपनी रिपोर्ट को क्या करता है? संसद में पेश करता है। क्या करता है? सीएजी अपनी रिपोर्ट को संसद के समक्ष पेश करता है ना। रिपोर्ट को सीएजी अपनी रिपोर्ट को क्या करता है? संसद में पेश करता है। और याद रखिए, जब सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश की जाती है तो संसद में एक समिति होती है जिसको हम लोग पब्लिक अकाउंट कमिटी या लोक लेखा समिति कहते हैं। यह लोक लेखा समिति इस सीएजी के रिपोर्ट पर क्या करती है? सीएजी के रिपोर्ट पर बारीकी से जांच करती है। सीएजी के रिपोर्ट को जांच करती है, बारीकी से जांच करती है। इसीलिए सीएजी को जो है ये लोक लेखा समिति का मित्र कहा जाता है, दार्शनिक कहा जाता है, मार्गदर्शक कहा जाता है। और सीएजी के संदर्भ में एक बात याद रख लीजिए मेरे प्यारे लाल लालियों, सीएजी को कहा जाता है कि दिस इज ए बार्किंग डॉग नॉट ए बुंडिंग डॉग, यानी यह एक भौंकने वाला कुत्ता है, काटने वाला कुत्ता नहीं है। कहने का मतलब है कि सीएजी यदि किसी भी प्रकार का अनियमितता होता है खर्च करने में तो यह सिर्फ भौंकने का काम करती है, काट नहीं सकती है, यह कुछ कर नहीं सकती है, सिर्फ हल्ला करेगी, ठीक ना, कि घोटाला हुआ, भ्रष्टाचार हुआ, लेकिन इसके अलावा इसको कुछ करने का अधिकार नहीं होता है। बात समझ में आ गया? क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 149। आर्टिकल 149 में वही बात है कि सीएजी जो है, इसका जो पद है, सीएजी के पद की कार्य एवं शक्तियां, जिसकी चर्चा अभी हम लोग क्या किए, कर लिए। किसी को कोई दिक्कत है? तो सीएजी का पद का कर्तव्य और शक्ति क्या है, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए,
आप सबको यहां से बता दें, यहां से भाग 6 शुरू होता है भारत के संविधान का, है ना। भारत का संविधान का भाग 5 आर्टिकल 52 से शुरू होकर आर्टिकल 151 पर समाप्त हो जाता है, और यहां से भाग 6 शुरू होता है जो चलता है कहां से कहां, तो आर्टिकल 152 से शुरू होकर आर्टिकल 237 तक चलता है ना, जिसमें राज्य की कार्यपालिका, राज्य की विधायिका और राज्य की न्यायपालिका का वर्णन आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है? तो आइए भाग 6 को देखते हैं, एक एक आर्टिकल, इसमें जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है उसको हम लोग एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। भाग 6 के अंदर सबसे पहला जो आर्टिकल हम लोग को पढ़ना है वो आर्टिकल है आर्टिकल 153, है ना। कौन सा आर्टिकल मेरे प्यारे साथियों, तो आर्टिकल 153। आर्टिकल 153 क्या कहता है, ये कहता है कि हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा, एक राज्यपाल होगा। परंतु याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन 1956 याद रखिएगा, है ना। 7वां संविधान संशोधन 1956 और 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से भारतीय संविधान में एक प्रावधान जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। इसमें क्या कहा गया कि एक व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है, 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बन सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यूपीएससी भी पूछ चुकी है, बीपीएससी भी पूछ चुकी है, और कई अन्य एग्जामिनेशन में भी ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो आर्टिकल 153 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और याद रखिएगा 7वें संविधान संशोधन VVI कर लीजिए, 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से यह कहा गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। आर्टिकल 153 में यह बात स्पष्ट रूप से लिख दी गई है। अगला आइए, क्लियर है? बात अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अगर बात ऊपर से निकल रही है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है मेरे प्यारे साथियों। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत है तो सुमित सर आपके लिए एकदम खड़ा है, चिंता करने का बात नहीं है। पूरे के पूरे संविधान का धुआं निकाल के रख देंगे, है ना। टेंशन नहीं लेना है, संविधान में ऐसा कोई पक्ष नहीं है, संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, संविधान में कोई ऐसा नियम और कानून नहीं है जो आपके दिमाग में समझ में नहीं आएगा। इसकी गारंटी हम लेते हैं। ठीक, आइए अगला आर्टिकल है आर्टिकल 154। आर्टिकल 154 जरा ध्यान दीजिएगा आर्टिकल 154 के ऊपर। आर्टिकल 154 कहता है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी। जैसे आर्टिकल 52 में कहा गया था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यहां भी कहा गया आर्टिकल 153 में कि प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। वहां आर्टिकल 53 में कहा गया था, क्या कहा गया कि जो संघ की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राष्ट्रपति में निहित होगी। और आर्टिकल 154 कहता है मेरे प्यारे साथियों कि जो राज्य की कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल में निहित होगी, है ना। यानी राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी ये किस में निहित होगी, एग्जीक्यूटिव पावर जो होगी ये किस में निहित होगी, तो कहना है ये सर राज्यपाल में निहित होगी। और राज्यपाल को आप सब जानते हैं, राज्यपाल को केंद्र और राज्य के बीच क्या कहा जाता है, एक सेतु माना जाता है ना। राज्यपाल के पद को केंद्र और राज्य के बीच एक सेतु का काम करने का काम करता है कौन, राज्यपाल का पद। किसी को कोई दिक्कत है? आगे आइए, अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 161। ये आर्टिकल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एकदम छाप लो गुरु, है ना। एग्जामिनेशन में तो पक्का आएगा ये वाला सवाल, एकदम गारंटेड है। ठीक ना, हम अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहे हैं, लगभग हम 50 से 70 एग्जाम दे चुके हैं।
आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 एग्जामिनेशन में 100% आता ही आता है। आर्टिकल 72 जहां राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, आपको हम पढ़ा चुके हैं कि आर्टिकल 72 ये भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है, तो आर्टिकल 161 ये राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करता है। ये राज्यपाल को क्षमादान की शक्ति प्रदान करने का काम करता है। आप सबको हम क्षमादान की शक्ति पढ़ा चुके हैं। अगर क्षमादान की शक्ति आप लोग नहीं देखे हैं तो वीडियो सेक्शन में जाकर देखिए, वहां क्षमादान की शक्ति का हम विस्तृत चर्चा किए हैं। फिर भी हम आपको यहां पर बता दे रहे हैं कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान शक्ति में यदि मुख्य अंतर आपसे पूछा जाए तो हर जो शक्ति राष्ट्रपति प्रयोग करते हैं वो राज्यपाल भी कर सकते हैं, परंतु राज्यपाल कभी भी किसी भी स्थिति में मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकते हैं और राज्यपाल कभी भी सैन्य अदालत द्वारा दिए गए दंड को माफ नहीं कर सकते हैं। यही अंतर है राष्ट्रपति और राज्यपाल के क्षमादान शक्ति में। ठीक, अगला आइए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 163, है ना। 163 आर्टिकल 163 कहता है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, है ना। एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो मुख्यमंत्री होगा। कौन होगा? मुख्यमंत्री होगा, चीफ मिनिस्टर होगा। ठीक उसी तरह से जैसे आर्टिकल 74 में कहा गया था, क्या कहा गया? राष्ट्रपति को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होंगे। ठीक उसी प्रकार से आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसके अध्यक्ष कौन होंगे? मुख्यमंत्री होंगे। किसी को कोई दिक्कत है? अगला आइए आर्टिकल 165 देखते हैं। आर्टिकल 165, आर्टिकल 165 सिर्फ एक बात कहता है। क्या कहता है? जैसे आर्टिकल 76 एक बात कहता था कि भारत का एक महान्यायवादी होगा, भारत का एक महान्यायवादी होगा जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होगा, लीगल ऑफिसर होगा। ठीक ना। उसी तरह से आर्टिकल 165 कहता है कि राज्य सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होगा? तो महाअधिवक्ता होगा। कौन होगा? महाअधिवक्ता होगा। याद रखिएगा, महाअधिवक्ता होगा, यानी एडवोकेट जनरल होगा। एडवोकेट जनरल होगा जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 165 में देखने को मिलती है। अगला आइए आर्टिकल 169 देखते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, वेरी वेरी इंपोर्टेंट आर्टिकल, एकदम छपने वाला आर्टिकल है गुरु, एकदम ध्यान से इस आर्टिकल को याद रखना, है ना। ये आर्टिकल कहता है कि राज्यों में विधान परिषद का सृजन एवं उत्साधन, ठीक ना, याद रखिएगा, विधान परिषद का उत्साधन एवं सृजन का अधिकार, सृजन का अधिकार किसको होगा? तो कहना है कि भारत की संसद को होगा। किसको होगा? भारत की संसद को होगा। कहने का मतलब साफ साफ है कि आप सबको पता है कि विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा होता है, एक विधान परिषद होता है, ठीक ना। हर एक राज्यों में विधान परिषद का कॉन्सेप्ट नहीं है, केवल 6 राज्यों में ही विधान परिषद आपको देखने को मिलेगा। तो यही बात आर्टिकल 169 कहता है कि किसी भी राज्य में यदि विधान परिषद का निर्माण करना हो या विधान परिषद को समाप्त करना हो तो ऐसी स्थिति में यह अधिकार किसको दिया गया है? तो यह अधिकार दिया गया है भारत की संसद को, जो ऐसा कर सकती है। परंतु भारत की संसद ऐसा करने के लिए किस बहुमत से इसको पास करती है? तो सिर्फ और सिर्फ साधारण बहुमत के माध्यम से ही ऐसा करती है ना। परंतु एक बात और ध्यान में रखिएगा, यह संसद अपने मन से ऐसा काम नहीं करती है। इसके लिए संबंधित राज्य का जो विधानसभा है वो विधानसभा एक संकल्प प्रस्ताव पारित करता है, और यह संकल्प प्रस्ताव किस बहुमत से पारित करता है? तो यह विशेष बहुमत से पारित करता है ना, जिसमें क्या होता है कि विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले जो सदस्य होते हैं उसका 2/3 बहुमत से यदि विधानसभा ऐसा कहे कि हमारे राज्य में विधान परिषद का निर्माण कर दीजिए, तब संसद उस पर क्या करती है? उसको साधारण बहुमत से पास करके उस राज्य में विधान परिषद का कॉन्सेप्ट ला देती है ना। अब तक भारत के कुल 6 राज्यों में ही विधान परिषद आपको देखने को मिलेगा।
कोई दिक्कत है? मामला एकदम क्लियर है। विधान परिषद को बनाने और खत्म करने का अधिकार किसके पास? भारत की संसद के पास। क्या भारत की संसद अपने मन से ऐसा काम करती है? तो कहना है नहीं। यदि राज्य का विधानसभा ऐसा उसको करने के लिए एक संकल्प प्रस्ताव पारित करता है, तब जाकर संसद ऐसा कार्य करती है। क्लियर है ना? अगला ही अगला आर्टिकल है आर्टिकल 170, है ना गुरु? अगला आर्टिकल है 170। यह कहता है कि किसी भी राज्य के विधानसभा की संरचना कैसी होगी, ठीक ना? यह विधानसभा की संरचना के संदर्भ में बात करता है। आर्टिकल 170 विधानसभा की संरचना के संदर्भ में बात करता है और इसमें कहा गया कि मैक्सिमम नंबर जो होगा विधानसभा में वो 500 हो सकता है और मिनिमम नंबर जो हो सकता है विधानसभा में वो कितना होगा? तो कहना है 60 होगा। सर बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत है? आप सबको पता है कि यूपी विधानसभा में सबसे ज्यादा विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 403 है। और सिक्किम में सबसे कम विधानसभा सीटों की देखने को मिलेगी आपको वहां पर 32, जो अपवाद स्वरूप में है। ऐसे आर्टिकल 170 में कहा गया है कि विधानसभा में जो सदस्यों की न्यूनतम संख्या होगी वो 60 होगी। कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए देखिए अगला जो मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है वो आर्टिकल है हमारा 200। आर्टिकल 200 ध्यान दीजिएगा। देखिए राज्य विधानमंडल के द्वारा भी कानून बनाया जाता है। राज्य विधानमंडल में कानून बनाने का क्या नियम है कि किसी विधेयक को पहले विधानसभा से पास कराइए, फिर विधान परिषद से पास कराइए और दोनों सदनों से पारित विधेयक पर राज्यपाल के पास भेजा जाता है और राज्यपाल उस पर अपनी अनुमति देते हैं, तब जाकर के वह कानून बनता है। आर्टिकल 200 में यही बात कहा गया है कि यदि विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक किसके पास भेजा जाता है? तो राज्यपाल के पास भेजा जाता है। जब राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो यहां राज्यपाल के पास कुल 4 विकल्प होते हैं, है ना? 4 विकल्प होते हैं। वो 4 विकल्प कौन कौन है? सबसे पहला कि वो विधेयक पर अपनी अनुमति देगा। दूसरा विकल्प है कि अनुमति को रोक लेगा। तीसरा विकल्प है पुनर्विचार के लिए वो विधेयक को क्या करेगा? तो लौटा देगा। और चौथा क्या है? तो राज्यपाल उसको राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता है। ये 4 प्रकार के विकल्प किसी राज्य के राज्यपाल के पास होते हैं। जब राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित कोई विधेयक राज्यपाल के पास भेजा जाता है कानून बनाने के लिए, तो राज्यपाल के पास कुल 4 विकल्प होता है। पहला कि विधेयक को अनुमति देगा तो वो विधेयक कानून बन जाएगा। यदि अनुमति रोक लेगा तो वो विधेयक वहीं पर समाप्त हो जाता है। यदि विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेज देता है तो पुनर्विचार के पश्चात यदि विधानमंडल द्वारा फिर से उसको भेज दिया गया तो इस बार राज्यपाल को उस पर सहमति देना अनिवार्य हो जाता है। और चौथा इसमें ऑप्शन है कि राज्यपाल उस विधेयक को क्या कर सकते हैं? राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं। और जब राष्ट्रपति के लिए किसी विधेयक को सुरक्षित रखा जाता है तो राष्ट्रपति के पास आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति के पास कुल 3 विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। कौन कौन वो 3 विकल्प होते हैं राष्ट्रपति के पास? तो कहना है कि वो विधेयक पर अनुमति दे सकते हैं, विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकते हैं और विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस लौटा सकते हैं। याद रखिएगा यहां पर एक बात, इंपॉर्टेंट बात है। जब राष्ट्रपति के द्वारा विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है और विधेयक पर पुनर्विचार करके फिर जब उस विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, इसके बावजूद भी राष्ट्रपति उस विधेयक पर अनुमति देने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। जबकि राज्यपाल यदि किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए वापस भेजता है और पुनर्विचार करके उसके बाद जब विधेयक को फिर से राज्यपाल के पास भेज दिया जाता है तो राज्यपाल उस पर अनुमति देने के लिए बाध्य होते हैं, परंतु राष्ट्रपति बाध्य नहीं होते हैं। इसका वर्णन आपको आर्टिकल 201 में साफ साफ देखने को मिलता है। क्लियर है मेरे प्यारे साथियों?
कोई दिक्कत है? मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए, है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 202। ठीक है, 202। 202 में कुछ नहीं है, ये राज्य का बजट, जिसको हम लोग राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण कह सकते हैं, वही बात है ना? जैसे हम केंद्र में पढ़े थे वैसे यहां है राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण, राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण। आर्टिकल 202 में इसका उल्लेख आपको देखने को मिलता है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम अच्छे से याद रखिएगा कि नहीं रखिएगा। केंद्र सरकार का बजट आर्टिकल 112 में देखने को मिलता है और राज्यों का जो बजट है आर्टिकल 202 में देखने को मिलता है। अब एक आर्टिकल याद रखिएगा, इंपोर्टेंट आर्टिकल 213। एकदम VVI मार्क कर लो इस पर बाबू, है ना? एकदम VVI मार्क कर लो, एकदम 100% पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना? जैसे देखिए आर्टिकल 123 के तहत जब संसद का दोनों सदन नहीं चल रहा होता है या संसद का कोई एक सदन में नहीं चल रहा होता है, विश्रांति काल में होता है, तो और लोक महत्व के किसी मुद्दे पर यदि कानून बनाना जरूरी होता है तो राष्ट्रपति को आर्टिकल 127 के तहत अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान किया गया है कि नहीं किया गया है? तो कहिएगा हाँ सर किया गया है। ठीक उसी प्रकार से किसी राज्य की स्थिति के बारे में बात करें जहां विधानमंडल सत्र में नहीं चल रहा हो और राज्यपाल को किसी लोक महत्व के मुद्दे पर कानून बनाना बहुत ही आवश्यक हो, तो आर्टिकल 213 के तहत इस आपातकाल परिस्थिति से निपटने के लिए राज्यपाल को भी अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है ना? तो यहां पर राज्यपाल के पास क्या है? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं, ठीक। और राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश जैसे ही विधानमंडल सत्र में आता है, विधानमंडल के सत्र में आने के 6 हफ्ते तक यदि उसको क्या किया गया, विधानमंडल के द्वारा पास नहीं किया गया, तो 6 हफ्ते में वह अध्यादेश स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और आप सबको पता है कि किसी भी अध्यादेश की अधिकतम वैधता जो होती है वो कितनी होती है? तो कहना है कि सर 6 महीने तक ही होती है। क्लियर? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए, अब यहां से हम लोग देखते हैं राज्य का उच्च न्यायालय। राज्य का उच्च न्यायालय, राज्य का उच्च न्यायालय जो है आर्टिकल 214 से शुरू होता है और आर्टिकल 232 तक चलता है ना? ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 214 यहां कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। प्रत्येक राज्य में क्या होगा? तो एक उच्च न्यायालय होगा, एक हाईकोर्ट होगा, है ना? एक हाईकोर्ट होगा और 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए क्या हो सकता है? एक ही हाईकोर्ट हो सकता है। क्लियर है? आगे आइए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 215। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप लोगों को याद रखना है, VVI है। जैसे हम आपको सुप्रीम कोर्ट के मामले में पढ़ाए थे कि आर्टिकल 129 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया, ठीक उसी तरह हाईकोर्ट को भी आर्टिकल 215 के तहत एक अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड घोषित किया गया है, अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। अभिलेख न्यायालय क्या होता है ये अभी हम तुरंत आप लोगों को बताने का काम किए हैं। किसी को कोई दिक्कत है? यहां एक आर्टिकल और आप लोग यहां पर याद रखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 226। एकदम VVI मार्क कर लीजिए, आर्टिकल 226 हम आपको पढ़ाए हैं। क्या पढ़ाए थे जी? कि आर्टिकल 32 में ही हम आपको बताए थे कि यदि किसी आपके मूल अधिकार का किसी भी प्रकार से हनन होता है, यदि आपके मूल अधिकारों को छीना जाता है, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 32 की शक्तियों का प्रयोग करके आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय जाकर अपने अधिकारों का उपचार करवा सकते हैं, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के तहत। ठीक उसी प्रकार से यदि आपके मूल अधिकारों का हनन होता है, यदि आपके मूल अधिकार छीने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 226 के तहत आप अपने अधिकारों को वापस पाने के लिए क्या कर सकते हैं? तो हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं, हाईकोर्ट की शरण ले सकते हैं, याद रखिएगा। और यहां पर याद रखिएगा कि हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट को जो रिट जारी करने की जो शक्ति है, हाईकोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है, ये सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा व्यापक है। हाईकोर्ट की जो रिट जारी करने की शक्ति है, ये सर्वोच्च न्यायालय से
कहना है सर्वोच्च न्यायालय से ज्यादा विस्तृत है, ज्यादा व्यापक है, ज्यादा व्यापक है। कहिएगा सर कैसे? तो ध्यान से याद रखिएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन के मामले में ही रिट जारी करता है, परंतु हाईकोर्ट तो मूल अधिकार के उल्लंघन के मामले में रिट जारी करता ही करता है। ये किसी अन्य मामलों में भी ये रिट जारी कर सकता है। जैसे मान लिया जाए कि किसी किसान का जमीन NHAI द्वारा जमीन अधिग्रहण में जा रहा है, ठीक ना, और उसको मुआवजा सही ढंग से नहीं मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति सीधे क्या करता है, हाईकोर्ट के तहत हाईकोर्ट में रिट फाइल करेगा और हाईकोर्ट ऐसे मामलों में रिट जारी करके NHAI को यह आदेश दे सकता है कि आप इसको उचित मुआवजा देने का काम कीजिए, है ना। तो हाईकोर्ट का जो रिट क्षेत्राधिकार है यह सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा व्यापक माना जाता है। क्लियर है? अगला आइए, अगला है आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 कहता है कि जिला न्यायाधीश जो होगा, जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति होती है वो कौन करता है? तो वो राज्यपाल करता है। और राज्यपाल अपने मन से करता है? नहीं, ये हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। किसके परामर्श से? उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है ना। जिला न्यायाधीश जो होता है उसकी नियुक्ति किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा। और राज्यपाल ये नियुक्ति किसके परामर्श से करता है? तो उच्च न्यायालय के परामर्श से करता है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अब यहां से आर्टिकल 243 हम लोग देखते हैं। आर्टिकल 243 आप सबको पता है, ये सीधे सीधे किससे संबंधित है? स्थानीय स्वशासन से संबंधित है, ये पंचायत से संबंधित है ना। किससे संबंधित है? पंचायत से संबंधित है। आर्टिकल 283 में स्थानीय स्वशासन की परिभाषा दी गई है। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा आर्टिकल 243A, आर्टिकल 243A में आपको किसका वर्णन मिलता है? ग्राम सभा का वर्णन मिलता है ना। किसका वर्णन मिलता है? ग्राम सभा का वर्णन मिलता है। और आर्टिकल 243 का जो बी है, आर्टिकल 243 का बी, इसमें किसका वर्णन मिलता है? तो कहना है कि पंचायतों का जो गठन किया जाता है, पंचायतों का गठन, इसका वर्णन मिलता है। और हमारे देश में पंचायतों का जो गठन है ये कैसा है? तो त्रिस्तरीय है, त्रिस्तरीय है। ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत ग्राम सभा से ऊपर पंचायत समिति और उससे ऊपर आपको जिला परिषद देखने को मिलती है। ये त्रिस्तरीय पंचायत समिति की व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी। और आप सबको पता है कि हमारे देश में पंचायती राज व्यवस्था का जो शुभारंभ है बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 की सिफारिश पर 1959 ईस्वी में राजस्थान के नागौर जिले से पहली बार देश में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि 73वें संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। और 74वां संविधान संशोधन 1992 के माध्यम से नगर पालिका संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। कोई दिक्कत है? मामला एकदम अच्छे से बाबू समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एकदम क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आ रहा है। जो बात हम बोल रहे हैं ये बात आप लोगों के लिए अमृत वाणी के समान है ना। सीधे यहां से आपके एग्जामिनेशन में हम जो बात बोल रहे हैं सीधे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट टकराएगा। हमारी बातों को एकदम ध्यान से सुनते हुए चलना है। आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए पसीना बहा रहे हैं, है ना। किस लिए? इसमें हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ निहित नहीं है ना, बल्कि ये आप लोगों के हित के लिए बात है। आप लोग एकदम हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ध्यान से हमारी बातों को सुनते हुए चलिए। आपके एग्जामिनेशन में सिलेक्शन आपका जरूर हम सुनिश्चित करवाने का काम करेंगे। और जब नियुक्ति पत्र लेकर आइएगा तब सुमित सर को याद जरूर कीजिएगा। जब एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन से आपका टकराव होगा सीधा, उस वक्त आप हमको याद कीजिएगा कि हम जो बात बताए सीधे आपके एग्जामिनेशन में डायरेक्ट प्रश्न आ रहा है आपके, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं आर्टिकल 243 का डी। आर्टिकल 243 का जो डी है ये कहता है कि जो पंचायत है, पंचायत में सीटों के लिए आरक्षण की बात करता है। पंचायत में सीटों के आरक्षण की बात करता है, सीटों में आरक्षण की बात करता है। और आप सबको पता है कि महिलाओं के लिए क्या किया गया है? 1/3 सीट, ठीक ना। 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है, महिला के लिए। और बिहार में तो इसको 50% कर दिया गया है ना। बिहार में कितना कर दिया गया है?
50% कर दिया गया है। अगला आर्टिकल आप लोगों को देखना है, आर्टिकल 243 का आई। एकदम ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत प्रश्न यहां से पूछा जाता है। एकदम वीवीआई मार्क कर रहे हैं हम इस पर, और जिस पर हम वीवीआई मार्क कर रहे हैं एकदम आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। इस आर्टिकल को एकदम अच्छे से देख के जाना है। 243 की आई में राज्य वित्त आयोग की चर्चा है। राज्य वित्त आयोग की चर्चा आपको देखने को मिलती है। जिस प्रकार से वित्त आयोग क्या करती है, तो केंद्र और राज्य के बीच जो पैसे होते हैं, जो संसाधन हो जाते हैं, टैक्स कलेक्शन का जो पैसा होता है उसको बांटने का काम करता है। ठीक उसी प्रकार से राज्य वित्त आयोग भी ये राज्य और पंचायतों के बीच में क्या करता है, धन संसाधन और टैक्स कलेक्शन का जो पैसा होता है उसको बांटने का काम करता है। कौन? राज्य वित्त आयोग। क्लियर है कि नहीं? बोलिए, एकदम मामला स्पष्ट है। राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो कहना है कि सर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है प्रत्येक 5 वर्ष पर, है ना, प्रत्येक 5 वर्ष पर इसका गठन किया जाता है। चलिए अगला देखिए, आर्टिकल 243 का के। आर्टिकल 243 का जो के है, ये याद रखिएगा, ये राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। ये राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित है। आप सबको पता है कि आर्टिकल 324 में केंद्रीय निर्वाचन आयोग की चर्चा है, जो पूरे देश में क्या करती है, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, राज्य विधानसभा के लिए चुनाव करवाने का काम करती है। ठीक उसी प्रकार से राज्य निर्वाचन आयोग भी क्या करती है, पंचायत एवं नगर पालिका का, है ना, पंचायत व नगर पालिका का चुनाव करवाने की जो जिम्मेदारी होती है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने की जो जिम्मेदारी होती है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के पास होती है। क्लियर हुआ? 243 के आई में हो गया राज्य वित्त आयोग और 243 के में हो गया राज्य निर्वाचन आयोग। कोई दिक्कत है? अगला आइए, अब देखिए आर्टिकल 243 के पी से शुरू होकर आर्टिकल 243 के पी के जेड तक, है ना, पी के जेड जी तक, याद रखिएगा, पी के जेड जी तक ये नगर पालिका से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। किससे संबंधित प्रावधान? नगर पालिका से संबंधित प्रावधान। और आप सबको पता है कि पंचायतों के लिए भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है और 12वीं अनुसूची जो है ये किसके लिए है? नगर पालिका के लिए। 11वीं अनुसूची में टोटल विषयों की संख्या कितनी है? तो 29 है। और 12वीं अनुसूची में पंचायत नगर पालिका में विषयों की संख्या कितनी है? तो 18 है। यहां तक बोलिए कोई दिक्कत नहीं है, एकदम बात अच्छे से समझ में आ गया। अब आइए ध्यान दीजिए संविधान के भाग 11, 12 पर, 11 एवं 12 पर, जहां केंद्र और राज्य के संबंध की चर्चा है। केंद्र राज्य संबंध की चर्चा आपको देखने को मिलती है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन की चर्चा आपको देखने को मिलती है। सबसे पहला इसमें जो आर्टिकल देखेंगे वो आर्टिकल 246 है। आर्टिकल 246, आर्टिकल 246 में सीधी सी बात समझिए, आप सबको पता है कि हमारा देश एक संघात्मक पद्धति वाला देश है और यहां पर केंद्र को और राज्य के बीच स्पष्ट शक्तियों का विभाजन देखने को मिलता है ना। आप सबको पता है कि भारत का जो संविधान है ये शक्तियों के पृथक्करण की ओर बात करता है। यहाँ भारत का जो संविधान है ये संघात्मक व्यवस्था वाला देश है। यहाँ केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट शक्ति विभाजन आपको देखने को मिलता है। कुछ विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है, कुछ पर राज्य को दिया गया है और कुछ पर केंद्र और राज्य दोनों को दिया गया है ना। तो इसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 286 में देखने को मिलता है, जहां पर 3 सूचियों का आपको विवरण देखने को मिलेगा। 3 सूचियों का विवरण देखने को मिलेगा। एक है संघ सूची, दूसरा है राज्य सूची और तीसरा है समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय हैं, राज्य सूची में आपको विषयों की जो संख्या है वो 61 है और समवर्ती सूची में जो विषयों की संख्या है वो कितनी है? तो 52 है, 52 है ना। इस तो आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि समवर्ती सूची की जो चर्चा है, ये समवर्ती सूची की चर्चा भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में है? तो कहना है कि आर्टिकल 246 में है। एकदम वीवीआई पॉइंट है बाबू, इसको मार्क कर लीजिए। इसके साथ ही साथ याद रखिएगा एक आर्टिकल है आर्टिकल 248। जरा ध्यान दीजिएगा इस आर्टिकल 248 पर।
जिस विषय का वर्णन ना केंद्र सूची में यानी संघ सूची में हो, ना राज्य सूची में हो, ना समवर्ती सूची में है, वैसे विषय को हम लोग अपशिष्ट सूची कहते हैं। क्या कहते हैं? अपशिष्ट सूची कहते हैं। और अपशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार भारत में किसके पास है? तो कहना है कि सर केंद्र के पास है, केंद्र के पास है, जो यह प्रमाणित करती है कि भारत का संविधान भारत का जो संविधान है ये संघात्मक व्यवस्था वाला है, परंतु ये प्रकृति में एकात्मक ही है ना। इसीलिए भारत का राज संघ जो है ये एक अर्ध संघीय देश है, क्वाजी फेडरल स्टेट है। कोई दिक्कत? भारत आर्टिकल 248 अपशिष्ट सूची, आर्टिकल 286 में समवर्ती सूची। अगला आर्टिकल देखिए, आर्टिकल 249, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एकदम जितना बार भी आई लगा सकते हैं, है ना। आर्टिकल 249 क्या कहता है? आर्टिकल 249 क्या कहता है कि राज्यसभा को राष्ट्रीय हित में यदि आवश्यक लगे तो संसद को वह राज्य सूची के विषय पर भी कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर सकता है ना। यदि राज्यसभा को लगे कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना बहुत ही क्या है, राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व के लिए जरूरी है, तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा क्या करती है? तो किसी विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको दे सकता है? तो वो संसद को दे सकता है। परंतु याद रखिएगा, राज्यसभा ऐसा कब करती है? जब उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्य जब इसको क्या करे, पारित कर दे, तब जो है राज्यसभा क्या करती है, किसी राज्य सूची के विषय को कानून बनाने का अधिकार उस पर भारत की संसद को दे सकती है। और जब ऐसा करती है, ठीक ना, जब ऐसा करती है राज्यसभा, तो यह कानून 1 वर्ष के लिए क्या होता है? 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है, 1 वर्ष के लिए प्रभावी होता है। और याद रखिएगा, 1 वर्ष के बाद फिर यदि राज्यसभा ऐसा उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से फिर पारित कर दे कि हाँ, इस राज्य सूची के विषय पर फिर से संसद को ही कानून बनाना चाहिए, ये राष्ट्रीय महत्व का कानून है, तो फिर से ऐसा करते हुए राज्यसभा अनिश्चित काल के लिए ऐसा कर सकती है और राज्य सूची के विषय पर अनिश्चित काल के लिए कानून बनाने का अधिकार भारत की संसद को दे सकती है। बात समझ में आया कि नहीं? ये आर्टिकल 249 है। आप सबको बता दें कि आर्टिकल 249 और 312 ये राज्यसभा की एक्सक्लूसिव पावर है, ठीक ना। ये अधिकार लोकसभा को नहीं है, ये अधिकार केवल और केवल किसके पास है? तो कहना है राज्यसभा के ही पास है। आगे हम लोग देखेंगे अभी आर्टिकल 312 को डिटेल में, है ना। आगे बढ़िए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 250। आर्टिकल 250 कहता है, क्या कहता है कि जब भी देश में आपातकाल की स्थिति आएगी, तो आपातकाल की स्थिति लगने पर, है ना, आपातकाल की स्थिति लगने पर, इमरजेंसी की स्थिति में जो राज्य सूची का विषय होगा, राज्य सूची का जो विषय होगा, उस पर कानून बनाने का अधिकार किसके पास हो जाएगा? तो कहना है कि संसद को हो जाएगा। आप सबको पता है कि राज्य सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? तो राज्य को है। परंतु यदि देश में इमरजेंसी लग जाए, तो इमरजेंसी लगने पर आर्टिकल 250 कहता है कि जैसे ही देश में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की जाती है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, तो राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार किसको प्राप्त हो जाता है? तो कहना है कि सर भारत की संसद को प्राप्त हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत है? मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? किसी को कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि सर ये आर्टिकल हमको समझ में नहीं आया, उसको फिर से हम एक्सप्लेन करने का काम करेंगे। आगे आइए, एक आर्टिकल है बाबू, आर्टिकल 262, है ना। आर्टिकल 262 है कि विभिन्न राज्यों में जो है नदी और नदी के जल विवाद से संबंधित जो निर्णय है, वो अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के जल संबंधी विवादों के लिए, इसको सुलझाने के लिए एक न्यायाधिकरण की चर्चा की गई है, ठीक ना। इसी को याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। नदी जल विवाद से संबंधित जो बातें हैं ये कहां देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है आर्टिकल 262 में, है ना।
विभिन्न राज्यों के बीच जो नदी के पानी को इस्तेमाल करने को लेकर जो विवाद होता है उसकी चर्चा आर्टिकल 262 में देखने को मिलती है। और इसका सुझाव कैसे होगा, इसका निर्णय कैसे किया जाएगा, इसका समाधान कैसे किया जाएगा, इसका वर्णन भी आपको आर्टिकल 262 में ही देखने को मिलता है। तो नदी जल घाटी से संबंधित जो भी प्रश्न आएगा इसके लिए आर्टिकल 262 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, एकदम VVI लिख लीजिए, आर्टिकल 263 है ना, आर्टिकल 263। आर्टिकल 263 एग्जाम में पूछे जाने की एकदम प्रबल संभावना है, इसीलिए इसको आपको अच्छे से समझ लेना है। आर्टिकल 263 जो है ये भारत में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देने, केंद्र और राज्य तथा विभिन्न राज्यों के बीच बेहतर समन्वय, संवाद और विवादों के समाधान के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल यानी अंतरराज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान करता है। कौन? आर्टिकल 263 क्या करता है? तो कहना है कि सर अंतरराज्यीय याद रखिएगा, अंतरराज्यीय परिषद की गठन का प्रावधान करता है। और ये अंतरराज्यीय परिषद क्या करता है? तो याद रखिएगा, ये केंद्र और राज्य के बीच में जो विवाद होता है, विभिन्न राज्यों के बीच में जो विवाद होता है, केंद्र और राज्य कैसे मिलकर काम करें कि देश का अच्छे तरीके से विकास हो पाए, सभी राज्य आपस में मिलकर कैसे काम करें कि राज्यों का विकास हो पाए, देश का विकास हो पाए, है ना। तो इसके लिए बेहतर समन्वय, संवाद और विवादों के समाधान के लिए एक अंतरराज्यीय परिषद का गठन किया गया है। और इस अंतरराज्यीय परिषद का जो गठन है कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और इस अंतरराज्यीय परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो कहना है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। किसी को कोई दिक्कत है? इसके साथ ही साथ इसमें सभी राज्यों के जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी इसमें शामिल होते हैं, है ना। सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं और इसमें 6 कैबिनेट मिनिस्टर को भी शामिल किया जाता है, सभी राज्यों के राज्यपाल को भी शामिल किया जाता है, प्रशासक को शामिल किया जाता है ना जी। और इसके साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री को भी इसमें शामिल किया जाता है ताकि देश के विकास को बढ़ावा दिया जा सके, सहकारी संघवाद को बढ़ावा दिया जा सके, सब राज्य आपस में मिलजुल कर काम करे और अच्छे तरीके से विकास हो पाए, है ना। इसी के उद्देश्य के लिए आर्टिकल 263 में अंतरराज्यीय परिषद के गठन की संकल्पना की गई थी। कोई दिक्कत? मामला क्लियर है? आगे आइए। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 265। आर्टिकल 265 सिर्फ इतनी बात कहती है कि विधि के प्राधिकार के बिना किसी भी प्रकार का कोई करारोपण नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 265 ये कहती है कि यदि किसी भी प्रकार का कोई टैक्स इंपोज करना है भारत की जनता के ऊपर तो इसके लिए आपको विधि के प्राधिकार की जरूरत पड़ेगी। कहने का मतलब है यदि कोई टैक्स इन लगाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भारत के संसद से क्या करना पड़ेगा? इसके लिए संसद से आपको विधेयक पास कराना पड़ेगा, विधि का प्राधिकार रखना पड़ेगा, तभी जाकर आप कोई नया कर लगा सकते हैं भारत की जनता के ऊपर। इसका वर्णन आर्टिकल 265 में देखने को मिलता है। ठीक ना? क्लियर है? अब देखिए, अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, भारत में 3 प्रकार की निधियां, भारत के संविधान में 3 प्रकार के फंड की चर्चा है। 3 प्रकार के फंड की चर्चा है। वो कौन कौन से फंड है? सबसे पहला जो फंड है वो हम कहते हैं उसको संचित निधि। संचित निधि एक है हमारा जिसको कहते हैं लोक लेखा निधि, और एक है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं आकस्मिक निधि। ये 3 प्रकार के फंड की चर्चा भारत के संविधान में की गई है। संचित निधि की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के पहले खंड में देखने को मिलती है। लोक लेखा समिति की चर्चा आर्टिकल 266 के दूसरे खंड में देखने को मिलती है। और आकस्मिक निधि की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में देखने को मिलती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो संचित निधि होता है,
संचित निधि का जो मालिक होता है वो कौन होता है? तो कहना है कि सर भारत की संसद होती है। और संचित निधि से एक भी रुपया निकालना हो या एक भी रुपया उसमें डालना हो, इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है। और संचित निधि पर किसका स्वामित्व होता है? तो कहना है सर भारत की संसद का होता है। कंसोलिडेटेड फंड की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 266 के पहले खंड में आपको देखने को मिलेगा। जो लोक लेखा समिति जो लोक लेखा खाता है, इसकी चर्चा जो है आर्टिकल 266 के दूसरे खंड में देखने को मिलती है। और इसका जो मालिक होता है कौन होता है? भारत सरकार होता है। भारत सरकार होता है ना। और लोक लेखा समिति में कौन सा पैसा जमा रहता है? तो जितना भी प्रोविडेंट फंड वाला पैसा होता है सब इसी में ना जमा होता है जी, है ना। किस में जमा होता है? लोक लेखा खाते में जमा रहता है। क्लियर है? अब देखिए, एक होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि कहने का मतलब है कंटिजेंसी फंड। यदि भारत के समक्ष, ठीक है ना, किसी भी प्रकार की कोई ऐसी आकस्मिक परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है, जैसे अचानक कोई भूकंप आ गया, अचानक कोई आपदा आ गई, अचानक युद्ध हो गया, या अचानक कोई ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई जिसके लिए शीघ्र तत्काल धन की आवश्यकता होती है, तो ऐसी स्थिति से निपटने के लिए ही आकस्मिक निधि की व्यवस्था की गई है, कंटिजेंसी फंड की व्यवस्था की गई है, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 267 में देखने को मिलता है। और इसका जो स्वामित्व है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है ना। किसके पास? भारत के राष्ट्रपति के पास। और आपातकाल की स्थिति में, आप आकस्मिक परिस्थिति की स्थिति में इससे आप पैसे निकाल के खर्च कर लीजिए, और जब पैसे खर्च कीजिए, स्थितियां जब सामान्य होगी तो वापस इसमें फिर क्या कीजिए? पैसा जमा कर दीजिए, है ना, पैसा जमा कर दीजिए। और इस आकस्मिक निधि का जो टोटल कैपेसिटी है वर्तमान समय में 30,000 करोड़ है। कितना है? 30,000 करोड़ है। किसी को कोई दिक्कत है? एकदम मामला स्पष्ट, एकदम क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, अगर क्लियर हो गया तो अगला आर्टिकल देखते हैं, आर्टिकल 279। एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल 279 का क्लॉज ए। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसमें आपको जीएसटी काउंसिल की चर्चा है, जीएसटी परिषद की चर्चा है। जीएसटी परिषद, आप सबको पता है कि भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन 2016 के माध्यम से भारत में जीएसटी टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया। भारत में जो पहले का जो टैक्सेशन सिस्टम था, कराधान व्यवस्था था, उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट से बचने के लिए, ठीक ना, क्या किया गया? तो जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया गया। और जीएसटी कैसा टैक्स है? तो कहना है कि सर ये इनडायरेक्ट टैक्स है, ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। कैसा कर का उदाहरण है? तो कहना है कि ये एक अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अप्रत्यक्ष कर कहने का मतलब क्या होता है? कि कर लगाया गया किसी और पर और वसूला गया किसी और से, इसी को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। जब कर आप पर लगाएं और आप ही से वसूलें तो इसको हम लोग डायरेक्ट टैक्स कहते हैं, है ना। तो याद रखिएगा कि अप्रत्यक्ष कर से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, जितने भी उसके निर्णय होते हैं, ये सारा का सारा निर्णय यही जीएसटी काउंसिल के माध्यम से किया जाता है। और इस जीएसटी काउंसिल के जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। भारत के वित्त मंत्री इस जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष होते हैं। किसी को कोई दिक्कत? मामला एकदम स्पष्ट शीशे की तरह साफ है कि नहीं है? इज इट क्लियर? सबको एकदम दिमाग में क्रिस्टल क्लियर बात समझ में आनी चाहिए। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रत्ती भर का भी नहीं। क्लियर है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 280, आर्टिकल 280, अनुच्छेद 280। आप सबको पता है ये बहुत ही फेमस आर्टिकल है, आर्टिकल 280 यानी फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 यानी वित्त आयोग, है ना। आर्टिकल 280 यानी वित्त आयोग। सीधी सी बात याद रखिए, आर्टिकल 280 मतलब वित्त आयोग। वित्त आयोग का मुख्य काम क्या है? अभी हम आपको बताए थे कि वित्त आयोग का मुख्य काम है कि केंद्र और राज्य के बीच जो वित्तीय संसाधन है, जो पैसे हैं, उसका न्यायपूर्ण और निष्पक्ष रूप से बंटवारा करना ही क्या है? वित्त आयोग का मुख्य काम है ना। तो वित्त आयोग का मुख्य काम क्या है? तो कहना है कि न्यायपूर्ण एवं ये वित्तीय संसाधनों का क्या करेगा? वित्तीय संसाधनों का न्यायपूर्ण एवं निष्पक्ष वितरण
है ना, निष्पक्ष वितरण, याद रखिएगा। आगे हम जब इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ये अपने पैसे को कैसे बांटती है, किस आधारों पर बांटती है, कौन कौन से वो क्राइटेरिया है जिसके आधार पर ये पैसे का बंटवारा करता है वित्त आयोग, इसको हम विस्तार से जानने का काम करेंगे, क्योंकि यहां पर बताना इसको संभव नहीं है ना। वित्त आयोग में कुल सदस्यों की जो संख्या होती है कितनी होती है मेरे प्यारे साथियों, तो कहना है कि इसमें कुल सदस्यों की जो संख्या है, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होते हैं, यानी टोटल इसके जो सदस्य संख्या हो गया वो कितना हो गया, तो कहना है कि सर 5 हो गया। वित्त आयोग का जो गठन होता है राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष पर किया जाता है। इतना बात बोलिए, याद रहेगा कि नहीं रहेगा, कहिएगा बिल्कुल रहेगा सर। अगला आइए, अगला आर्टिकल, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल 300 का ए, हम आपको पढ़ाए भी थे, एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 स्टार वाला क्वेश्चन, एकदम लिख लीजिए, है ना। आप सबको पता है कि जब भारत का जो संविधान तैयार हुआ था, जो मूल संविधान था, मूल संविधान में संपत्ति का जो अधिकार था, है ना, मूल संविधान में जो संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था, वो राइट टू प्रॉपर्टी का जो अधिकार था वो अब मूल अधिकार नहीं रहा, ये मूल अधिकार नहीं रहा। इसको मूल अधिकारों की श्रेणी से क्या कर दिया गया, मूल अधिकारों की श्रेणी से इसको बाहर निकाल दिया गया, और संपत्ति के अधिकार को वर्तमान समय में क्या बना दिया गया, तो कहना है कि सर इसको विधिक अधिकार बना दिया गया, लीगल राइट बना दिया गया, और इसको भारतीय संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 300 के पहले खंड में अंतःस्थापित कर दिया गया है ना। और याद रखिएगा, वर्तमान समय में संपत्ति का अधिकार कोई मूल अधिकार नहीं है, यह एक लीगल राइट है, यह एक कानूनी अधिकार है। किसी को कोई दिक्कत, मामला एकदम पूरा समझ में आया कि नहीं आया। अगला आर्टिकल देखते हैं, अगर समझ में आ गया तो। अगला आर्टिकल है, अब हम लोग देखेंगे सीधा आर्टिकल 312, मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, फोकस कीजिएगा। अभी हम बता रहे थे कि राज्यसभा के पास 2 एक्सक्लूसिव पावर है, एक आर्टिकल 249 और एक है आर्टिकल 312, है ना। ये दोनों, ये राज्यसभा का क्या है, एक्सक्लूसिव पावर है, यावर्तक शक्ति है राज्यसभा की। आर्टिकल 312 जो है, ये किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा के रूप में गठित करने का विशेष अधिकार रखता है राज्यसभा। कौन रखता है, राज्यसभा। तो इसमें अखिल भारतीय, कहना है अखिल भारतीय सेवा की चर्चा है, अखिल भारतीय सेवा की चर्चा है। किसी भी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित करने का अधिकार किसके पास है, तो कहना है कि सर राज्यसभा के पास। किसके पास, राज्यसभा के पास है। राज्यसभा ये कैसे करती है, तो कहना है कि अपने उपस्थित एवं मतदान करने वाले 2/3 सदस्यों के बहुमत से यदि राज्यसभा यह पारित कर दे कि किसी सेवा को अखिल भारतीय सेवा घोषित कर दिया जाए, तो ऐसी स्थिति में उसको अखिल भारतीय सेवा का दर्जा मिल जाता है। ठीक ना, इतना बात याद रहेगा कि नहीं रहेगा। वर्तमान समय में केवल 3 ही सेवा ऐसी है जिसको हम अखिल भारतीय सेवा के नाम से जानते हैं। एक है हमारा IAS, और दूसरा है हमारा IPS, और तीसरा है हमारा IFS। कहने का मतलब है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, भारतीय प्रशासनिक सेवा, इंडियन पुलिस सर्विस, भारतीय पुलिस सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी भारतीय वन सेवा। भारतीय वन सेवा को 1966 ईस्वी में राज्यसभा ने क्या किया था, तो अखिल भारतीय सेवा के रूप में दर्जा देने का काम किया था। अखिल भारतीय सेवा का मतलब क्या होता है, अखिल भारतीय सेवा का सीधा सा मतलब है कि जब आप इस ऑल इंडिया सर्विसेज में ज्वाइन करते हैं तो आपको अपनी सेवा भारत के पूरे किसी भी क्षेत्र में देनी पड़ सकती है। सीधा सा इसका मतलब समझिए, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। अगला आर्टिकल अब हम लोग देखते हैं, आर्टिकल 324, ध्यान दीजिएगा। आर्टिकल 324 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आप सबको पता है। आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, तो कहना है कि आर्टिकल 324 जो है ये निर्वाचन आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है, तो कहना है कि सर निर्वाचन आयोग से संबंधित है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से संबंधित है। आप सबको पता है किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो होता है, जो चुनाव होता है, वो क्या है, रक्त संचरण का काम करता है। बात समझ रहे हैं ना। इसीलिए किसी भी लोकतांत्रिक देश में जो निर्वाचन होनी चाहिए, निर्वाचन को निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण सुनिश्चित करने के लिए
निष्पक्ष पूर्ण तरीके से निर्वाचन कराने के लिए उस देश में एक ऐसी स्वतंत्र संस्था होनी चाहिए जो निर्वाचन की सारी जिम्मेदारी को संभालने का क्या करे, काम करे। तो हमारे देश में भी, हमारे भारत के संविधान निर्माताओं ने भी हमारे देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन के जो जिम्मेदारी है वो किसको सौंपी, तो कहना है कि सर निर्वाचन आयोग को सौंपी, ईसीआई को सौंपी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सौंपी, जिसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 324 में आपको देखने को मिलता है ना। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो ईसीआई है ये कौन कौन से चुनाव संपन्न कराती है देश में, तो देखिएगा संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा का चुनाव भी ये संपन्न करवाती है, इसके बाद राज्यसभा का चुनाव संपन्न करवाती है, ये विधान सभा का चुनाव संपन्न करवाती है, इसके साथ साथ ये राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का निर्वाचन भी क्या करती है, तो करवाने का काम करती है ना। तो देश में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन कराने की जो जिम्मेदारी है किसके ऊपर है, निर्वाचन आयोग के ऊपर है। और निर्वाचन आयोग एक बहुसदस्यीय संस्था है। कैसी संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था है, बहुसदस्यीय संस्था है। वर्तमान में 3 सदस्य इसमें हैं, है ना, 3 सदस्य इसमें हैं। अभी वर्तमान समय में ईसीआई के जो अध्यक्ष हैं कौन है, ज्ञानेश कुमार हैं। आप सबको पता है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती है। और इसको हटाने की, पद से हटाने की जो प्रक्रिया है ठीक वही प्रक्रिया है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने की जो व्यवस्था है, सेम व्यवस्था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सदस्यों को हटाने की। कोई दिक्कत है? आर्टिकल 324 सबको अच्छे तरीके से बात समझ में आया कि नहीं आया बताइए। सेशन गुरु एकदम लाजवाब होना चाहिए, सेशन मजेदार होना चाहिए, सेशन में चीजों आपको एकदम अच्छी से समझ में आनी चाहिए। सीधे जो बात करते हैं डायरेक्ट पिन पॉइंट आपके एग्जामिनेशन से रिलेटेड बात करते हैं, इधर उधर का हम कोई चर्चा नहीं करते हैं। हमारा उद्देश्य यहाँ आपका मनोरंजन करना नहीं है। मनोरंजन करना होता है तो मनोरंजन करने के लिए एक से एक हास्य कलाकार यूट्यूब पर मौजूद है जो एकदम आपको खूब हंसाएगा। हम यहाँ हंसाने के लिए आपको नहीं आए हैं जी, यहाँ किसी प्रकार का कोई इंटरटेनमेंट करने के लिए हम नहीं आएंगे, ना हमको ये सब काम आता है। हमारा बस एक ही उद्देश्य है कि आपका परीक्षा पास करवाएं, आपको आपका जो जॉब है, जो आपका जो नियुक्ति पत्र है उसको हम सुनिश्चित करवाने का काम करें। इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड ही बात करेंगे। आपके एग्जामिनेशन में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, जो पैटर्न फॉलो किए जाते हैं, उसी पैटर्न पर हम सीधे सीधे बात करने का काम करेंगे, है ना। तो चलिए आइए अगला आर्टिकल हम लोग अब देखते हैं। आर्टिकल 324 के बाद अब हम लोग सीधे चलते हैं आर्टिकल 330 के ऊपर, है ना। आर्टिकल 330 के ऊपर कहिएगा सर आर्टिकल 330 में क्या है, तो आप सबको पता है कि लोकसभा में, है ना, कहां, तो कहना है कि सर लोकसभा में एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण दिया गया है। सीटों को क्या किया गया है, आरक्षित किया गया है। सीटों को आरक्षित किया गया है ना। कहां आरक्षित किया गया है, तो आर्टिकल 330 संविधान के भाग 16 में, आर्टिकल 330 से लेकर आर्टिकल 342 तक, है ना, आर्टिकल 342 तक एससी के लिए, एसटी के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए विशेष प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। कहां, भारतीय संविधान के भाग 16 में आर्टिकल 330 से आर्टिकल 342 तक। तो आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का क्या किया गया है, व्यवस्था किया गया है। अगला देखिएगा, एक आर्टिकल है आर्टिकल 331। आर्टिकल 331 जो है ये लोकसभा में राष्ट्रपति को क्या करता है, तो दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का अधिकार देता है। 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का क्या करता है, अधिकार देता है। किसको, भारत के राष्ट्रपति को। यानी आंग्ल इंडियन के लिए जो आरक्षण है उसका वर्णन भारतीय संविधान के आर्टिकल 331 में देखने को मिलता है।
परंतु आप सबको बता दें कि भारतीय संविधान के 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से क्या कर दिया गया, तो कहना है गुरु कि लोकसभा में जो 2 एंग्लो इंडियन को आरक्षण देने की व्यवस्था थी उसको अब पूरी तरह से क्या कर दिया गया, तो समाप्त कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। किसी को कोई दिक्कत? अगला देखिए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 332, है ना। अगला आर्टिकल क्या है हमारा, तो कहना है कि अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 332। आर्टिकल 332 में क्या कहता है कि राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की जो विधानसभा है, राज्यों की विधानसभा में एससी और एसटी के लिए, एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। एससी और एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आप सबको पता है कि हमारे देश में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों की जो विधानसभा है, उस विधानसभा में क्या किया गया है, तो एससी और एसटी के लिए सीटों को आरक्षित करने का काम किया गया है। और इसकी चर्चा, विधानसभा में सीटों के आरक्षण की जो चर्चा है, ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 332 में आपको देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है, आर्टिकल 332 में देखने को मिलेगा। इसके बाद याद रखिएगा, एक आर्टिकल है आर्टिकल 333। ये सब आर्टिकल जो हम बता रहे हैं, याद रखिएगा, ये सारा का सारा आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। इसीलिए ये पूरा जो भाग 16 है, इस भाग 16 के ऊपर एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट हम लगा रहे हैं। यहां कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आर्टिकल 330 से पूछा जा सकता है, आर्टिकल 331, आर्टिकल 332, आर्टिकल 333, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 का ए, आर्टिकल 338 का बी, है ना। तो इतना बात, इतना चीज आपको अपने दिमाग में एकदम सेट रखना है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है जो हम आपको बताने का काम कर रहे हैं। आर्टिकल 330 कहता है कि सभी राज्यों की जो विधानसभा होती है, सभी राज्यों की जो विधानसभा होती है, उस विधानसभा में एक आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल के पास, करने का अधिकार किसके पास होगा, तो राज्यपाल के पास होगा, राज्यपाल के पास होगा, याद रखिएगा। ठीक है, तो आर्टिकल 333 क्या कर रहा है, सभी राज्य के विधानसभा में एक आंग्ल भारतीयों को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है, तो कहना है सर भारत के राज्यों के राज्यपाल के पास। अब ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 330 कहता है कि लोकसभा में एससी और एसटी वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। आर्टिकल 331 कहता है कि लोकसभा में जो है आंग्ल इंडियन के लिए विशेष प्रतिनिधित्व, विशेष आरक्षण की व्यवस्था है, जिसके तहत राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को क्या कर सकते हैं, लोकसभा में मनोनीत कर सकते हैं। परंतु 104वें संविधान संशोधन 2019 के माध्यम से ये आंग्लो इंडियन को जो आरक्षण दिया जाता था लोकसभा और विधानसभा दोनों में, अब इस व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। और वर्तमान समय में किसी भी तरह से किसी भी आंग्ल इंडियन को किसी भी प्रकार का कोई रिजर्वेशन या आरक्षण नहीं दिया जाता है, ना लोकसभा में और ना ही विधानसभा में। ठीक है, आर्टिकल 332 जो कहता है कि यह राज्य के विधानसभा में एससी और एसटी को आरक्षण देने की बात कहता है। और आर्टिकल 333 राज्यों की विधानसभा में एक आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का अधिकार देता है। यहां तक बोलिए मामला क्लियर हुआ कि नहीं? अगर यहां तक मामला क्लियर हो गया तो अब सीधे चलते हैं आर्टिकल 338। आर्टिकल 338 का ए और आर्टिकल 338 का बी, इतना आप लोगों को एकदम अच्छे से याद रखना है। 338 का बी, यहां से बहुत सारा प्रश्न आपको बनने की संभावना भी है और बनता भी है। और ये तीनों का तीनों आर्टिकल आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ना। क्या है, तो कहना है कि सर ये तीनों का तीनों जो आर्टिकल है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आर्टिकल 338 कहता है, क्या कहता है, तो इसको कहते हैं अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जाति आयोग यानी एनसीएससी का मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लास, यानी राष्ट्रीय अनुसूचित
जाति आयोग, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 338 में देखने को मिलती है। और ये 89वां संविधान संशोधन के माध्यम से, पहले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और जनजाति आयोग एक में ही मिला हुआ था, मर्ज किया हुआ था, परंतु 89वां संविधान संशोधन के माध्यम से आर्टिकल 338 के तहत NCSC को बनाया गया और आर्टिकल 338A के तहत अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। अनुसूचित जनजाति आयोग बनाया गया। इसको हम लोग कहते हैं NCST, यानी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, है ना, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। किसी को कोई दिक्कत है? जनजाति आयोग। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 338B, आर्टिकल 338B जो है ये पहले नहीं था, ये इसे कब जोड़ा गया? तो इसे जोड़ा गया मेरे प्यारे साथियों भारतीय संविधान का 102वां संविधान संशोधन 2018, है ना, 102वां संविधान संशोधन 2018 के तहत, है ना, जो पिछड़ा वर्ग आयोग था उस पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया और इसके लिए बनाया गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, इसको हम लोग कहते हैं NCBC। NCBC बोले तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, याद रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इस सब का काम क्या है? तो देखिए, राष्ट्र अनुसूचित जाति आयोग जो है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जो है, यह भारत में जितने भी अनुसूचित जाति हैं, शेड्यूल क्लास के लोग हैं, उनके हितों का पोषण करना, उसका संरक्षण करना, उसका संवर्धन करना इस संस्था का मुख्य उद्देश्य है। इसके बाद अनुसूचित जनजाति का आयोग का काम है कि जितने भी देश में जनजातीय समुदाय हैं उसके हितों का संरक्षण करने का जो जिम्मेदारी है ये NCST को दिया गया है। और जितने भी OBC क्लास के हैं, है ना, अदर बैकवर्ड क्लासेस जितने भी हैं, उसके हितों का संरक्षण और संवर्धन करने के लिए NCBC बनाया गया है, जिसको हम लोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस कहते हैं, जो भारतीय संविधान में 102वें संविधान संशोधन 2018 के द्वारा जोड़ा गया। क्लियर है इतना मामला? आगे बढ़ते हैं। अब सीधे चलते हैं हम लोग भाग 17 में। भाग 17 जो है ये आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक आपको देखने को मिलता है। कहां से कहां? आर्टिकल 343 से लेकर आर्टिकल 351 तक आपको देखने को मिलेगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को याद रखना है आर्टिकल 343। आर्टिकल 343 साफ साफ घोषणा करता है, क्या घोषणा करता है? कि जो राजभाषा है, जो भारत की राजभाषा है, राजभाषा मतलब समझ रहे हैं, एक होता है राजभाषा और एक होता है राष्ट्रभाषा। राजभाषा का मतलब होता है ऑफिशियल लैंग्वेज और राष्ट्रभाषा का मतलब होता है जो भारत में जो सामान्यतः बोली जाने वाली भाषा है उसी को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं, नेशनल लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन राजभाषा को हम लोग ऑफिशियल लैंग्वेज कहते हैं। कहने का मतलब है कि भारत सरकार के जितने भी संगठन हैं, जितने भी सरकारी कामकाज हैं, जिस भाषा में वो कामकाज संपन्न होते हैं उसी को हम लोग कहते हैं राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। इसमें साफ साफ कहा गया है कि संघ की जो राजभाषा है, संघ की जो राजभाषा है वो कौन सी होगी? तो कहना है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी, हिंदी होगी। और लिपि कौन सी होगी? एवं लिपि कौन सी होगी? तो कहना है कि सर वो लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। वो कौन सी लिपि होगी? देवनागरी होगी। हालांकि इसमें एक बात और भी लिखा गया कि आगामी 15 वर्षों तक के लिए अंग्रेजी को भी हम क्या करेंगे? तो राजभाषा के रूप में दर्जा प्रदान करेंगे, है ना। किसी को कोई दिक्कत है? आर्टिकल 343 का मामला एकदम साफ साफ समझ में आया कि नहीं? ये कहता है कि संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि जो होगी वो देवनागरी होगी। अगला आर्टिकल देखिए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 350 का ए। आर्टिकल 350 का ए। आर्टिकल 348 भी देख लीजिए, जिसमें कहा गया है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी वो हिंदी होगी, है ना।
हिंदी एवं अंग्रेजी होगी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? सॉरी, एक मिनट। आर्टिकल 348 में यह कहा गया है कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो अंग्रेजी ही होगा। कौन सा होगा? अंग्रेजी होगा। आर्टिकल 350 ए देखिएगा। आर्टिकल 350 ए में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा होनी चाहिए। प्राथमिक स्तर पर जो शिक्षा की व्यवस्था है, शिक्षा मातृभाषा में होगी, मातृभाषा में होनी चाहिए। सीधा सा मतलब है कि प्राथमिक स्तर पर जो मातृभाषा में सभी व्यक्तियों को शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। अगला देखिए, अगला आर्टिकल है आर्टिकल 351। अगला आर्टिकल है हमारा आर्टिकल 351। आर्टिकल 351 साफ साफ कहता है कि हिंदी भाषा के विकास के लिए इसमें कुछ स्पेशल डायरेक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, ठीक है ना। हिंदी भाषा के विकास के लिए, हिंदी भाषा के विकास के लिए कुछ निर्देश दिए गए। बोलिए, एकदम मामला समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, तो इस तरह से भाग 17 जो था राजभाषा से संबंधित, ये मामला पूरी तरह से क्लियर हो गया। अब हम लोग देखते हैं भाग 18। आप सबको पता है कि भाग 18 में क्या है, तो कहना है कि सर आपातकाल की चर्चा है, इमरजेंसी की चर्चा है, जिसका वर्णन आपको आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360 तक देखने को मिलता है। आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक देखने को मिलता है, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजन की चर्चा की गई है। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि भाग 18 में हमारे देश में 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। 3 प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है। अब ये 3 प्रकार के आपातकाल कौन कौन से हैं, इसको जरा ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय आपातकाल। राष्ट्रीय आपातकाल जिसको हम लोग कहते हैं नेशनल इमरजेंसी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? तो कहना है कि सर नेशनल इमरजेंसी कहते हैं, और राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 में देखने को मिलती है ना। आर्टिकल 352 में देखने को मिलती है। और राष्ट्रीय आपातकाल हमारे देश में किन आधार पर लगाया जाता है, तो कहना है कि सर वो 3 आधार हैं, जिसके आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है। सबसे पहला आधार है युद्ध, दूसरा आधार है बाह्य आक्रमण, और तीसरा आधार है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो कहना है कि सशस्त्र विद्रोह। परंतु मेरे साथियों याद रखना, ये सशस्त्र विद्रोह शब्द कब जोड़ा गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया। उससे पहले सशस्त्र विद्रोह शब्द संविधान में नहीं था। सशस्त्र विद्रोह शब्द के स्थान पर क्या था, तो कहना है कि आंतरिक अशांति था, इंटरनल डिस्टरबेंस था, आंतरिक अशांति था। और आंतरिक अशांति के आधार पर 26 जून 1975 को इंदिरा गांधी ने हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित भी किया था, है ना। इसी कारण से जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो इस आंतरिक अशांति को हटाकर 44वें संविधान संशोधन 1978 के माध्यम से यहां पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ दिया गया। कोई दिक्कत है? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि जो राष्ट्रपति होते हैं, जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, वो आर्टिकल 352 के तहत क्या करते हैं, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते हैं। और जैसे ही देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होता है, आर्टिकल 358 के तहत, याद रखिएगा, आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत आपको जो भी मूल अधिकार दिए गए हैं, आर्टिकल 19 के जो मूल अधिकार होते हैं वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? स्वतः समाप्त हो जाते हैं। उसके लिए किसी घोषणा की आवश्यकता नहीं पड़ती है। जैसे ही देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग हुआ, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, वैसे ही आर्टिकल 358 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत मिलने वाले जो मूल अधिकार होते हैं वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं। और आर्टिकल 359 के तहत, आर्टिकल 359 के तहत अन्य मूल अधिकारों के
अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की जो घोषणा है वो कौन करते हैं? तो अन्य मूल अधिकारों के निलंबन की घोषणा भारत के राष्ट्रपति करते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 359 के तहत। लेकिन प्यारे लाल लालियों, एक बात ध्यान रखना, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाए तो ऐसी स्थिति में आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के मूल अधिकार अब कभी निलंबित नहीं होते हैं। कौन सा मूल अधिकार कभी निलंबित नहीं होगा? तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के जो मूल अधिकार हैं ये निलंबित नहीं होते हैं, ये निलंबित नहीं होते हैं, है ना। और ये प्रावधान कब जोड़ा गया? तो ये प्रावधान 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि देश में भले ही नेशनल इमरजेंसी क्यों ना डिक्लेयर हो जाए, लेकिन आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के जो मूल अधिकार हैं वो किसी भी स्थिति में समाप्त नहीं हो सकते। इतना बात बोलिए, समझ में आया कि नहीं आया? आर्टिकल 352 क्लियर है। हालांकि आर्टिकल 352 के ऊपर बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है ना, लेकिन जब हम आपातकाल पढ़ेंगे तो आपातकाल के दौरान हम सारी चीजों को समझने का काम करेंगे। ठीक है, आगे आइए। देश में दूसरा जो आपातकाल है जिसकी चर्चा हमारे भारत के संविधान में देखने को मिलती है, उसे हम लोग कहते हैं आमतौर पर बोलचाल में राष्ट्रपति शासन। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं, प्रेसिडेंशियल रूल कहते हैं। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन की चर्चा हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 356 में देखने को मिलता है। कहां देखने को मिलता है? आर्टिकल 356 में देखने को मिलता है। आर्टिकल 356 यह कहती है, आर्टिकल 356 ये साफ साफ कहती है, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह विफल हो जाता है, जब किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है, पूरी तरह से विफल हो जाए, और जब किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाता है, संवैधानिक तंत्र पूरी तरह से विफल हो जाता है ना, तो राष्ट्रपति उस राज्य में क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति उस राज्य में क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं, है ना, राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं। याद रखिएगा। अब ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है किस आर्टिकल के तहत? तो कहना है सर आर्टिकल 356 के तहत। और राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है ना, राष्ट्रपति शासन जो लगाया जाता है एक बार में 6 महीनों के लिए लगाया जाता है। कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए, है ना। और इससे आगे बढ़ाना हो तो फिर इसको संसद से अनुमोदित करवाना पड़ता है और फिर इसको आगे बढ़ाना पड़ता है। और इस तरह से राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने दिनों के लिए रह सकता है? तो कहना है कि सर 3 वर्ष के लिए रह सकता है राष्ट्रपति शासन। अब जरा ध्यान देना, देखिए जैसे ही देश में आर्टिकल 352 का प्रयोग होता है तो 1 महीने के अंदर संसद से उसका अनुमोदन होना अनिवार्य है ना, नहीं तो वो आपातकाल रद्द हो जाएगा। यदि 1 महीने के भीतर आर्टिकल 352 का अनुमोदन भारत की संसद ने नहीं किया तो वह स्वतः समाप्त हो जाएगा। और राष्ट्रपति शासन का जो अनुमोदन है, जैसे ही किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा तो उसका अनुमोदन 2 महीने के भीतर भारत की संसद से हो जाना चाहिए। यदि 2 महीने के भीतर भारत की संसद ने उसका अनुमोदन नहीं किया तो ऐसी स्थिति में उस राज्य में राष्ट्रपति शासन स्वतः समाप्त हो जाता है। इसके साथ ही साथ आप लोगों को याद रखना है, क्या याद रखिएगा गुरु? एक तीसरा आपातकाल है जिसको हम लोग कहते हैं वित्तीय आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल की जो चर्चा है भारतीय संविधान के आर्टिकल 360 में आप लोगों को देखने को मिलता है ना। आर्टिकल 360 कहता है यदि भारत के किसी भी हिस्से में, यदि भारत या भारत के किसी भी हिस्से में, भारत के किसी भी हिस्से में उसके वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो जाए, उसके वित्तीय साख को खतरा उत्पन्न हो जाए, तो राष्ट्रपति फिर क्या करते हैं? तो राष्ट्रपति याद रखिएगा आर्टिकल 360 का प्रयोग करते हुए वहां पर वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर देते हैं। और जब राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करते हैं, ठीक ना, तो जितने भी कर्मचारियों के वेतन भत्ते दिए जाते हैं सब पर रोक लग जाती है। याद रखिएगा, यहां तक कि न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते पर भी रोक लगा दी जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा कि ये जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल का जो अनुमोदन है
ये भारत की संसद द्वारा कितने दिनों में होना चाहिए? 2 महीने के अंदर यदि वित्तीय आपातकाल का अनुमोदन भारत की संसद द्वारा नहीं किया जाता है तो ये वित्तीय आपातकाल स्वतः ही क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन एक बार यदि इससे संसद से अनुमोदन मिल गया तो ये अनिश्चित काल के लिए जारी रह सकता है ना? कितने दिनों के लिए? अनिश्चित काल के लिए जारी रह सकता है। तो राष्ट्रीय आपातकाल भी अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है, वित्तीय आपातकाल भी अनिश्चित काल के लिए जारी रहता है, लेकिन राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने साल के लिए रह सकता है? तो कहना है कि सर 3 साल के लिए ही रह सकता है। तो ये तीनों प्रकार के आपातकाल की चर्चा समझ में आ गई। आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। अब जरा यहां पर ध्यान दीजिएगा, एक आर्टिकल है आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 ये बात कहता है कि यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है ना, यदि कोई राज्य केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में केंद्र वहां पर क्या कर सकता है? तो आपातकाल लगा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगा सकता है ना। तो केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश, केंद्र द्वारा दिए गए निर्देश राज्यों को नहीं मानने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। क्लियर हो गया? यहां तक बोलिए किसी को कोई दिक्कत है? नहीं ना? सबको बात अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? अगर सबको बात अच्छे से समझ में आ गया तो अब देखिए एक आर्टिकल है भाग 20 में, आप लोग सबको पता है कि संविधान का भाग 20 जिसमें आर्टिकल 368, इस आर्टिकल 368 में संविधान संशोधन की जिक्र की गई है ना, संविधान संशोधन की जिक्र की गई है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जिक्र की गई है। आप सबको पता है कि दुनिया के जितने भी देश हैं, दुनिया के सभी देशों में 2 प्रकार के संविधान संशोधन की दृष्टि के आधार पर देखे गए है ना। संशोधन की दृष्टि के आधार पर, संशोधन की दृष्टि के आधार पर दुनिया में 2 प्रकार के संविधान हैं, 2 प्रकार के संविधान हैं। कौन कौन? एक है हमारा जिसको हम लोग कहते हैं लचीला संविधान, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन, लचीला संविधान, और दूसरा है जिसको हम लोग कहते हैं कठोर संविधान। किसे क्या कहते हैं? कठोर संविधान कहते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि जिस देश के संविधान में परिवर्तन करना आसान हो, जिस देश के संविधान में परिवर्तन करना आसान हो, उस देश के संविधान को हम लोग लचीला संविधान कहते हैं, फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। और जिस देश के संविधान में परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल हो, उस देश के संविधान को हम लोग कठोर संविधान कहते हैं, रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, है ना। तो भारत के संविधान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो भारत के संविधान ना तो बहुत अधिक लचीला है और ना ही बहुत अधिक कठोर है। भारत के जो संविधान निर्माता थे उनके सामने दो प्रकार के संविधान का विकल्प था, एक था लचीला संविधान, एक था कठोर संविधान। उन्होंने कहा यदि कि संविधान को पूरी तरह से लचीला बना दिया जाएगा तो यह एक साधारण कानून की भांति हो जाएगा, इसीलिए लचीला संविधान तो सही नहीं है। फिर उन्होंने सोचा यदि संविधान को बहुत अधिक कठोर बना दिया जाए तो आगे आने वाले समय के अनुसार संविधान को गतिशील बनाने के लिए जब उसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करना हो तो वह मुश्किल हो जाएगा, है ना। इसीलिए भारत के संविधान निर्माताओं ने कहा कि हम इस बीच का रास्ता अपनाते हैं, संविधान के कुछ प्रावधानों को लचीला बना देते हैं और संविधान के कुछ प्रावधानों को हम लोग कठोर बनाने का काम करते हैं। इसीलिए भारत का संविधान ना तो बहुत अधिक लचीला संविधान है और ना ही बहुत अधिक कठोर संविधान है, यह बीच के रास्ते को अपनाता है। अब याद रखिएगा भारतीय संविधान का भाग 20 है ना, भारतीय संविधान का भाग 20 जिसमें आर्टिकल 368 है, आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में परिवर्तन करने का जो अधिकार है, संशोधन करने का जो अधिकार है, यह किसे देता है? तो यह भारत की संसद को देता है, भारत की संसद को देता है। याद रखिएगा भारत की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है और संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया कहां से ली गई है? तो कहना है कि सर ये प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है।
याद रखिएगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग कि संविधान में जो संशोधन होता है, जो संविधान में संशोधन किया जाता है, ये किसके द्वारा किया जाता है? तो भारत की संसद के द्वारा किया जाता है। अब प्रश्न उठता है, क्या भारत की संसद संविधान के किसी भी हिस्से को परिवर्तित कर सकती है? क्या भारत की संसद संविधान का परिवर्तन करने के क्रम में क्या कर सकती है? पूरा का पूरा संविधान बदल सकती है? तो इसका जवाब है नहीं, है ना। इसका जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि 24 अप्रैल 1973 ईस्वी को केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में आप सबको पता है कि 13 न्यायाधीशों की एक विशेष बेंच ने यह निर्णय दिया कि संसद को आर्टिकल 368 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के संविधान में परिवर्तन करने का अधिकार है, संशोधन करने का अधिकार है। परंतु याद रखें, भारत की संसद की वो संविधान का जो मूल ढांचा है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उस बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को नष्ट नहीं कर सकती है। वो संविधान में परिवर्तन कर सकती है, समय के अनुकूल, समय के मांग के अकॉर्डिंग वो संविधान में परिवर्तन कर सकती है, परंतु उस पूरे संविधान को खत्म करके वो नया संविधान नहीं लिख सकती है। इसीलिए संविधान का जो आधारभूत ढांचा है, जिस संविधान के कुछ महत्वपूर्ण पिलर जो हैं, जिसके ऊपर पूरा का पूरा संविधान का शरीर खड़ा है, जिसके ऊपर पूरा का पूरा संविधान का आदर्श, संविधान के जो दर्शन हैं वो टिके हुए हैं, उसको कभी भी किसी भी स्थिति में बदला नहीं जा सकता है। वो उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। ये केशवानंद भारती बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया। तो वर्तमान स्थिति यह है कि आर्टिकल 368 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत की संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, परंतु संविधान के मूल ढांचे को नष्ट करने का अधिकार भारत की संसद के पास नहीं है। किसी को कोई दिक्कत है? आर्टिकल 368 जब आपको समझ में आ गया, तो एक आर्टिकल है आर्टिकल 370। आप सबको पता है कि आर्टिकल 370 जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य को क्या करती है? तो ये विशेष प्रावधान उपलब्ध करवाने का काम करती है ना। जम्मू कश्मीर, और वर्तमान में आप सबको पता है कि आर्टिकल 370 को निष्प्रभावी कर दिया गया है ना। और जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, वो विशेष राज्य का दर्जा छीन लिया गया है। तो इस तरह से जो संविधान के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल हुआ करते थे, उन महत्वपूर्ण आर्टिकल को हमने आपके सामने रखा, उसका अच्छे से विश्लेषण करने का प्रयास किया, ताकि आपके एग्जामिनेशन में जो है आपका एक अंडरस्टैंडिंग बन जाए, और इंपॉर्टेंट आर्टिकल से जितने भी लगभग 5 सवाल आपके एग्जामिनेशन में सीधे आते हैं, वहां आप किसी भी प्रकार का कोई आपको दिक्कत नहीं हो, आप एकदम सरल और सहज स्थिति में रहकर आज का आंसर आसानी से आप लोग कर पाइएगा। बोलिए, अगर आज का सेशन गुरु शानदार लगा, आज का सेशन अच्छा लगा, तो सेशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और कमेंट सेक्शन में आप सब लोग से हम पूछकर आते हैं कि आर्टिकल 393 में क्या है, इसका जवाब कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। अगले सेशन में फिर से मिलते हैं।